आज हम मानव इतिहास के एक ऐसे बड़े ही इंटरेस्टिंग दौर की पड़ताल करेंगे जो लाखों साल पहले शुरू हुआ, पाषाण युग यानी स्टोन एज। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इस लंबे समय को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझाते हैं। बिल्कुल। और इन सोर्सेज से हमें उस टाइम की टाइमलाइन, फिर औजार कैसे थे, लोगों की जिंदगी, इम्पोर्टेंट साइट्स, इन सब के बारे में आइडिया मिलता है। राइट। हमारा काम है इन जानकारियों को जोड़कर एक साफ सी पिक्चर बनाना। देखिए, इतिहास को समझने के लिए हम उसे एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री में बांटते हैं ना। हाँ। तो स्टोन एज ये एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है, स्पेसिफिकली प्री हिस्ट्री वाला पार्ट, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब पुरातत्व के सबूत हैं। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। मोटे तौर पर स्टोन एज को 3 मेन हिस्सों में देखा जाता है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। जी हाँ, और फिर उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से, पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल। ये तो सबसे लंबा फेज था, सुना है, करीब 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। हाँ, बहुत लंबा। और इसमें वो पत्थर के औजार फ्लेक टेक्नोलॉजी से बनते थे। ये क्या चीज थी? हाँ, फ्लेक टेक्नोलॉजी। इसका मतलब था जैसे एक बड़े पत्थर पर दूसरे पत्थर से जोर से मारा और जो तेज धार वाले टुकड़े निकले ना, यानी फ्लेक्स, अच्छा, उनको ही औजार की तरह यूज किया। और ये आइस एज, हिम युग का भी टाइम था। लोग हंटर गैदरर्स थे, मतलब शिकार करना, जंगल से चीजें इकट्ठा करना। बस वही जिंदगी थी। हाँ, इस लंबे काल को भी स्टडी के लिए 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। ओके, और इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सी थी इस दौर की? देखिए, इंडिया में तो भीमबेटका एमपी बहुत फेमस है। वहाँ की केव पेंटिंग्स, जो इंडिया की सबसे पुरानी मानी जाती हैं, वीएस वाकंकर ने डिस्कवर की थी। हाँ, उन पेंटिंग्स में उस टाइम की लाइफ दिखती है, सुना है। बिल्कुल। फिर कर्नाटका में हंसगी है, वहाँ टूल्स बनाने की फैक्ट्री साइट मिली है एक तरह से। और आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव्स हैं, जहाँ राख मिली है। राख? बिल्कुल। मतलब आग का इस्तेमाल? एग्जैक्टली, आग के इस्तेमाल का प्रूफ है वो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसी युग में होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस यानी हमारा मॉडर्न मैन का विकास हुआ। अच्छा। और इसका कोई फॉसिल मिला इंडिया में? हाँ, पहला होमो इरेक्टस फॉसिल नर्मदा वैली में हथनौरा में मिला है। इंटरेस्टिंग। तो ये था पैलियोलिथिक। इसके बाद आता है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। टाइम फ्रेम था इसका लगभग 9000 बीसी से 7000 बीसी। जी, तो यहाँ क्या बदलाव आए? आइस एज तो खत्म हो रही थी ना इस टाइम तक। हाँ, ये एक तरह का ना ट्रांजिशन फेज था, पैलियोलिथिक और आने वाले नियोलिथिक के बीच का। मौसम गर्म होने लगा था और इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर के औजार? बहुत छोटे, करीब 1 से 5 सेंटीमीटर के, इतने छोटे कि शायद इन्हें अकेले यूज नहीं करते होंगे। हो सकता है लकड़ी या हड्डी में लगाकर, जैसे तीर की नोक या हसिया जैसा कुछ बनाते होंगे। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लोग अभी भी वैसे तो हंटर गैदरर ही थे, लेकिन पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत के कुछ सबूत मिलने लगते हैं। अच्छा, कहाँ से? जैसे राजस्थान में बागौर है और एमपी में आदमगढ़, यहाँ से शुरुआती एविडेंस मिलता है। और गुजरात में लंघनाज भी एक इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। तो औजार बेहतर हुए, पशुपालन की तरफ पहला कदम बढ़ा। लेकिन फिर आया वो दौर जिसे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन या नव पाषाण क्रांति कहते हैं, 7000 बीसी से 1000 बीसी। इसे रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? ऐसा क्या क्रांतिकारी हुआ? रेवोल्यूशन इसलिए क्योंकि यहाँ लाइफ फंडामेंटली बदल गई। सबसे बड़ा चेंज था कृषि, मतलब एग्रीकल्चर की शुरुआत। इंसान ने अनाज उगाना सीख लिया, खेती शुरू हो गई। हाँ, और जब खेती शुरू हुई तो एक जगह टिक कर रहना पड़ा, उससे गांव बसने लगे, सेटल्ड लाइफ शुरू हुई। राइट, फसल के लिए रुकना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर टूल्स और बेहतर हुए, पत्थरों को घिसकर पॉलिश करके स्मूथ बनाया जाने लगा। जैसे एक सेल्ट मिलता है, पॉलिश्ड स्टोन एक्स जैसी, पेड़ काटने या जमीन साफ करने के लिए। और अनाज स्टोर करने के लिए? उसके लिए मिट्टी के बर्तन, पॉटरी आ गई। पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, उसे सबसे पुराना नियोलिथिक साइट मानते हैं, जहां गेहूं, जौ के सबूत मिले हैं। वाओ, गेहूं और जौ। और कश्मीर में बुर्जा होम एक यूनिक साइट है। वहाँ लोग गड्ढे वाले घरों में रहते थे, पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं उन्हें। और वहाँ एक जगह मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। अच्छा,
कुत्ते को भी। जी, और यूपी में कोल्डीवा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, लगभग 7000 बीसी के। चावल के 7000 BC, कमाल है। हाँ, आर्ट भी डेवलप हुई, रॉक पेंटिंग्स और बेहतर हुई। टर्की में कैटल हुयुक जैसी सेटलमेंट्स हैं, वो दुनिया की पहली प्रोटो सिटीज में से हैं। तो खेती ने तो पूरा सीन ही बदल दिया, खाना, रहना, सहना, सब कुछ। अब इस स्टोन एज के सफर में आखिरी पड़ाव आता है चैल्कोलिथिक युग, ताम्र पाषाण काल, करीब 3500 बीसी से 1000 बीसी। इसके नाम में ही चैल्को यानी कॉपर और लिथिक यानी पत्थर है, तो मेटल आ गया। बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो टाइम था जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ एक मेटल, तांबा या कॉपर यूज करना शुरू किया। पत्थर भी चल रहा था और तांबा भी। हाँ, दोनों साथ साथ। लोग ज्यादातर गांव में ही रहते थे, खेती, पशुपालन, ये सब चलता रहा। तांबे की कुछ औजार, कुछ चीजें बनने लगीं। इस दौर की पॉटरी भी खास है। पॉटरी कैसी? 2 तरह की मिलती है मेनली, ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब काले और लाल रंग के बर्तन, और ओकरे कलर्ड पॉटरी, OCP, गेरुए रंग के बर्तन। अच्छा। और इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोड़वे कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। निवासा, इनामगांव और दैमाबाद। दैमाबाद सबसे बड़ी चाल्कोलिथिक साइट मानी जाती है। दैमाबाद, सुना है। इनकी एक खास बात थी अर्न बरियल्स, मतलब मृतक को, खासकर बच्चों को, एक बड़े से कलश या अर्न में रखकर घर के अंदर ही फ्लोर के नीचे दफना देते थे। घर के अंदर? इंटरेस्टिंग। और क्या इन लोगों को घोड़े के बारे में पता था? क्या पक्की ईंटें यूज करते थे? नहीं, घोड़े से परिचित नहीं थे और कच्ची ईंटों के घर बनाते थे। पक्की ईंटों का ज्ञान नहीं था। तांबा शायद राजस्थान की खेतरी माइन से लाते थे। समझ गया। तो ये था एक पूरा सफर, स्टोन एज से कॉपर एज तक। सिंपल पत्थर के टूल से शुरू करके खेती, फिर गांव बसाना और पहला मेटल यूज करना। सच में कितना बड़ा बदलाव। हाँ, ये सोर्सेज यही दिखाते हैं कि कैसे हजारों लाखों सालों में इंसान ने धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को समझा, अडेप्ट किया, नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। ये सिर्फ टूल्स या इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं था, ये इंसानी सोच और समाज का भी एवोल्यूशन था। बिल्कुल। आज हम इतिहास के पन्नों में जरा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, आज बात होगी प्राचीन भारत की एक बहुत ही उन्नत, बहुत ही दिलचस्प सभ्यता की। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इस पर काफी रोशनी डालते हैं। सही कहा, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो भी खास जानकारी है, जो इनसाइट्स हैं, उनको सामने लाया जाए। ये सभ्यता, मतलब मानकर चलिए, लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व BCE के बीच अपने चरम पर थी। हाँ, अब ब्रॉन्ज एज का हिस्सा थी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि इसे इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये नाम कैसे पड़े? देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वो पहला शहर था, पहली साइट थी जिसकी खुदाई हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की। अच्छा, हड़प्पा पहला था। हाँ, और उसके ठीक अगले साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहेंजोदारो खोज निकाला, जो शायद इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर है। और इसमें सर जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम का भी बड़ा योगदान माना जाता है ना? कनिंघम को तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। बिल्कुल। मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे जब ये खोजें हुई, और उन्होंने ही दुनिया के सामने इस सभ्यता की घोषणा की थी। और कनिंघम का काम तो खैर फाउंडेशनल था ही भारतीय पुरातत्व के लिए। तो ये तो हुई खोज की बात। अब ये सभ्यता फैली कहाँ थी? क्या ये सिर्फ इंडस नदी के आसपास ही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फैलाव तो बहुत बहुत बड़ा था। आप सोचिए, उत्तर में मांडा, जो आज के कश्मीर में है, वहां से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास है, वहां से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास। मतलब एक बहुत विशाल इलाका इसके दायरे में आता था। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, इनकी शहरी योजना, मतलब अर्बन प्लानिंग। हाँ, वो तो वाकई कमाल की थी। सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग पक्की ईंटें, मतलब बर्न्ट ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे। और ऐसा नहीं कि कोई भी साइज की ईंट लगा दी। नहीं, स्टैंडर्डाइज थी। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड। ज्यादातर ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 4.2.1 का मिलता है, चाहे वो हड़प्पा में मिली हो या मोहेंजोदारो में या कहीं और। ये कमाल की यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। और शहर की बनावट,
वो ग्रिड पैटर्न वाली बात? हाँ, शहर आमतौर पर ग्रिड पैटर्न पर बसे होते थे। सड़कें सीधी होती थीं और एक दूसरे को समकोण पर मतलब राइट एंगल्स पर काटती थीं। इससे शहर अपने आप ही आयताकार ब्लॉक्स में बढ़ जाता था। कितना व्यवस्थित। और इनका ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में तो बहुत सुना है। वो तो लाजवाब था, शायद इस सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि। आप सोचिए, उस जमाने में हर घर में अपना स्नानघर, अपना बाथरूम होता था। हर घर में? हाँ, लगभग हर घर में। और घरों की नालियां गली की मुख्य नाली से जुड़ती थीं और ये नालियां ढकी हुई होती थीं चूना पत्थर की सिल्लियों या ईंटों से, ताकि सफाई बनी रहे और शायद बदबू भी ना फैले। कमाल है, ढकी हुई नालियां। हाँ, और इन मुख्य नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे या मैन होल जैसे होते थे ताकि सफाई हो सके। फिर ये पानी शहर के बाहर चला जाता था। कई घरों में अपने निजी कुएं भी मिले हैं पानी के लिए। साफ सफाई और पानी की व्यवस्था पर जबरदस्त ध्यान था। ये तो आज के शहरों के लिए भी एक सबक है। अच्छा, शहरों के अंदर भी कुछ विभाजन सा दिखता है ना, वो सिटाडेल और लोअर टाउन वाली बात। बिल्कुल, ज्यादातर बड़े शहरों में दो मुख्य हिस्से देखने को मिलते हैं। एक हिस्सा होता था सिटाडेल यानी गढ़ी। ये आमतौर पर पश्चिम में होता था, ऊंचाई पर बना होता था और दीवारों से घिरा होता था। तो ये खास लोगों के लिए था या खास कामों के लिए? हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शायद शासक वर्ग रहता होगा या फिर ये प्रशासनिक या धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। यहीं पर खास इमारतें मिली हैं। और दूसरा हिस्सा होता था लोअर टाउन, जो पूर्व में होता था, ज्यादा बड़ा होता था और निचली सतह पर बसा होता था। यहाँ आम लोग रहते थे। लेकिन ये पैटर्न हर जगह एक जैसा नहीं था। नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे गुजरात में धोलावीरा एक ऐसी साइट है जहां शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ मिला है, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, और तीनों हिस्से किले बंद थे। वहीं दूसरी तरफ चन्हूदड़ो जो पाकिस्तान में है, वहां कोई सिटाडेल मिला ही नहीं। वो शायद पूरी तरह से एक औद्योगिक कस्बा था। अच्छा, ये विविधता भी दिलचस्प है। और मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, ग्रेट बाथ सिटाडेल वाले हिस्से में मिला एक बड़ा आयताकार टैंक है। ये पक्की ईंटों से बना है और इसके तल और दीवारों पर जिप्सम के गारे का प्लास्टर है ताकि पानी लीक ना हो। इसके 3 तरफ कमरे बने हुए हैं और एक कमरे में एक बड़ा कुआं भी है, शायद टैंक को भरने के लिए। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, पर ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान मतलब रिचुअल बेदिंग के लिए इस्तेमाल होता होगा, सामूहिक स्नान के लिए। और वहीं पर ग्रेट ग्रैनरी भी मिली है। हाँ, मोहेंजोदारो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी या विशाल अन्न भंडारी थी। हालांकि अब उसका ऊपरी लकड़ी का हिस्सा तो नष्ट हो गया है, पर नीचे का ईंटों का स्ट्रक्चर बचा है। हड़प्पा में भी सिटाडेल एरिया में ऐसी 6-6 की 2 कतारों में कुल 12 छोटी अन्न कुठेरियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि अनाज का उत्पादन और उसका भंडारण कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए। तो एग्रीकल्चर की बात कर ही लेते हैं। क्या क्या उगाते थे ये लोग? कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी, जाहिर है। वो गेहूं, जौ, कई तरह की दालें, मटर, तिल, सरसों ये सब उगाते थे। गुजरात से बाजरा और चावल के भी सबूत मिले हैं, हालांकि चावल शायद कम महत्वपूर्ण था। और कॉटन, कपास के बारे में क्या? हाँ, कॉटन यानी कपास तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण फसल थी। माना जाता है कि कपास उगाने वाले ये दुनिया के सबसे पुराने लोगों में से थे और इसी वजह से शायद बाद में ग्रीक्स ने इस इलाके को सिंडोन कहा, जो सिंधु शब्द से ही निकला होगा और जिसका मतलब शायद कपास से था। अच्छा, ये सिंडोन वाली बात दिलचस्प है। खेती कैसे करते थे? हल वगैरह का इस्तेमाल होता था? बिल्कुल। राजस्थान में कालीबंगन नाम की जगह से तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, मतलब प्री हड़प्पान काल का। वहां हल से बनी रेखाएं मिली हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण पर? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो एक ही खेत में एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाते थे। एक दिशा में बनी रेखाओं में एक फसल और दूसरी दिशा की रेखाओं में दूसरी। कमाल की टेक्निक थी ये। खेती के अलावा एनिमल डोमेस्टिकेशन, जानवर कौन कौन से पालते थे? देखिए, मवेशी यानी कैटल, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर ये सब पालतू थे। इनकी हड्डियां बड़ी संख्या में मिली हैं। इनसे दूध, मांस और शायद खेती और परिवहन में मदद ली जाती होगी। जंगली जानवरों में हिरण, घड़ियाल, इनकी हड्डियां भी मिली हैं। मछली भी पकड़ते थे।
घोड़े के बारे में क्या? क्या हड़प्पन घोड़े का इस्तेमाल करते थे? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। देखिए, घोड़े की हड्डियां कुछ जगहों से मिली तो हैं, जैसे गुजरात के सुरकोटादा से, लेकिन ये सबूत बहुत पुख्ता या व्यापक नहीं है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि शायद वो घोड़े से परिचित तो थे, पर उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे बाद के वैदिक काल में हुआ। हाँ। तो पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और एक और दिलचस्प बात शायद ये है कि वो शेर, लायन से परिचित नहीं थे। हाँ, ये भी एक रोचक बिंदु है। उनकी मोहरों पर, खिलौनों पर बाघ, हाथी, गैंडा, बैल, हिरण सब मिलते हैं, हाँ। पर शेर का कोई चित्रण नहीं मिलता। इससे लगता है कि शायद शेर उस समय उनके इलाके में नहीं पाया जाता था या वो उसके बारे में नहीं जानते थे। ये छोटी छोटी बातें उस समय के पर्यावरण और उनके ज्ञान के बारे में कितना कुछ बताती हैं। हाँ, अच्छा, अब आते हैं क्राफ्ट्स पर। शिल्पकारी में कैसे थे ये लोग? बहुत ही माहिर थे। उनके क्राफ्ट्स में विविधता भी बहुत थी और क्वालिटी भी। चन्हूदरों जैसी कुछ बस्तियां तो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में ही लगी हुई थी। क्या क्या बनता था वहां? चन्हूदारों में मनके बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मुहरे बनाना, बाट बनाना, ये सब होता था। नागेश्वर और बालाकोट, जो समुद्र तट के पास थे, वो शंख की चीजें बनाने के बड़े केंद्र थे। चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी का सामान, ये सब बनता था शंख से। कमाल की कारीगरी थी। और धातु का काम, मेटल वर्किंग? हाँ, वो तांबा और कांसा इस्तेमाल करना जानते थे। ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी ये। तांबा वो राजस्थान की खेतरी खानों से और शायद ओमान से भी मंगाते थे। कांसे से वो औजार, हथियार, बर्तन और मूर्तियां बनाते थे। मोहिंजोदारो से मिली वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। सोना चांदी भी इस्तेमाल होता था। हाँ, सोना शायद दक्षिण भारत से आता था, कोलार गोल्डफील्ड से, और चांदी शायद मेसोपोटामिया या अफगानिस्तान से। सोने चांदी के गहने बनते थे। तो जाहिर है, इतना सारा सामान बन रहा है, अलग अलग जगहों से कच्चा माल आ रहा है, तो ट्रेड यानी व्यापार भी जोरों पर रहा होगा। बिल्कुल, उनका ट्रेड नेटवर्क बहुत फैला हुआ था। अंदरूनी व्यापार भी होता था और बाहरी भी। हमने बात की कि शंख गुजरात से, लैपिस लाजुली जो एक नीला कीमती पत्थर है, वो अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से, सोना दक्षिण भारत से। ये सब चीजें दूर दूर से आती थीं। कहाँ तक व्यापार था? मेसोपोटामिया का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, मेसोपोटामिया, आज का इराक के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। इसके पुरातात्विक और लिखित सबूत मिलते हैं। हड़प्पा की बनी मोहरें वगैरह मिले हैं। अच्छा, और मेसोपोटामिया के लेखों में भी कोई जिक्र है? हाँ, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलूहा नाम की जगह का जिक्र आता है, जहाँ से वो कार्नीलियन, लैपिस लाजुली, तांबा, सोना और खास लकड़ियां मंगाते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलूहा शायद हड़प्पा सभ्यता के इलाके का ही नाम था। ये तो कमाल का इंटरनेशनल ट्रेड था उस जमाने में। अच्छा, आपने मोहरों का जिक्र किया। ये हड़प्पन सील्स बहुत खास मानी जाती हैं ना? हाँ, हड़प्पन सील्स शायद इस सभ्यता की सबसे अनोखी देन है। ये हजारों की संख्या में मिली हैं। ज्यादातर सेल खड़ी स्टीएटाइट नाम के मुलायम पत्थर से बनी है। इनका आकार और डिजाइन कैसा होता था? ज्यादातर सील्स चौकोर या आयताकार होती थीं, हालांकि कुछ गोल या बेलनाकार भी मिली हैं। इन पर जानवरों के चित्र उकेरे होते थे, बहुत खूबसूरती से। सबसे आम जानवर है एक सींग वाला बैल, जिसे अक्सर यूनिकॉर्न कह दिया जाता है, हालांकि वो शायद कोई मिथकीय जानवर न होकर असल जानवर ही रहा होगा। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरण, घड़ियाल, ये सब भी मिलते हैं। और इन पर कुछ लिखा हुआ भी होता था? हाँ, हर सील पर जानवरों के चित्र के ऊपर कुछ निशान बने होते थे, जो उनकी लिपि, स्क्रिप्ट के अक्षर हैं। ये एक चित्रात्मक लिपि लगती है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसमें बहुत सारे चिन्ह हैं। पर अफसोस की बात यह है कि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ओह, ये तो बड़ा रहस्य है। तो इन सील्स का इस्तेमाल किस लिए होता था? ठीक तो नहीं पता, पर अनुमान है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में होता होगा, जैसे किसी सामान के गट्ठर या बोरे को बंद करके उस पर गीली मिट्टी लगाकर ये मोहर लगा दी जाती होगी। अगर मोहर टूटी हुई नहीं है तो मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है और भेजने वाले की पहचान भी हो जाती थी। लिपि ना पढ़ पाना वाकई एक बड़ी रुकावट है इनकी सभ्यता को पूरी तरह समझने में। अच्छा, अब जरा समाज की बात करते हैं।
क्या हमें उनके समाज में भिन्नताओं मतलब सोशल डिफरेंसेस के बारे में कुछ पता चलता है? हाँ, कुछ अंदाजा लगता है, खासकर उनकी अंत्येष्टि प्रथाओं मतलब बरियल्स के अध्ययन से। वो मृतकों को आमतौर पर दफनाते थे। कब्रें आमतौर पर उत्तर दक्षिण दिशा में खोदी जाती थीं और शव को सीधा लिटाया जाता था। कब्रों में शव के साथ कुछ सामान भी रखते थे? हाँ, कई कब्रों में शव के साथ मिट्टी के बर्तन रखे मिले हैं। कुछ कब्रों में गहने भी मिले हैं, जैसे चूड़ियां, मन के, तांबे के दर्पण। ये शायद मृत्यु के बाद जीवन, आफ्टर लाइफ में उनके विश्वास की ओर इशारा करता है कि मरने वाले को दूसरी दुनिया में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या अमीर और गरीब की कब्रों में फर्क दिखता था? हाँ, कुछ भिन्नताएं दिखती हैं। कुछ कब्रें साधारण गड्ढों जैसी हैं, जबकि कुछ में ईंटों की लाइनिंग भी मिलती है। कुछ कब्रों में बहुत कम सामान मिलता है, जबकि कुछ में ज्यादा कीमती चीजें मिलती हैं। तो ये सामाजिक दर्जे में अंतर दिखाता है। बिल्कुल। गहने पुरुषों और महिलाओं दोनों की कब्रों से मिले हैं, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं ही गहने पहनती थी। और एक और दिलचस्प बात, कुछ जगहों पर जैसे रोपड़ में इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने के सबूत मिले हैं। शायद पालतू जानवर के प्रति लगाव दिखाता है ये। और हड़प्पा में कॉफिन बरियल्स के भी सबूत मिले हैं ना, ताबूत में दफनाना। हाँ, वहाँ लकड़ी के ताबूत में शव रखकर दफनाने के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, जो बाकी जगहों पर आम नहीं है। तो कुल मिलाकर ब्यूरियल से हमें उनके रीति रिवाजों, मान्यताओं और समाज में मौजूद संभावित भिन्नताओं की एक झलक मिलती है। तो अगर हम सार देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, दूर तक फैले ट्रेड नेटवर्क और यूनिक क्राफ्ट्स के लिए जानी जाती है। निश्चित रूप से एक बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित सभ्यता थी ये अपने समय के हिसाब से। पर साथ ही इसमें कई पहलू ऐसे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे घोड़े या शेर की जानकारी का अभाव, जिसका हमने जिक्र किया। हाँ, और सबसे बड़ा रहस्य तो उनकी लिपि ही है, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। बिल्कुल। ये लिपि अगर पढ़ी जा सके तो शायद उनके समाज, उनके धर्म, उनके शासन के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, जो अभी हम सिर्फ अनुमानों के आधार पर कहते हैं। सही कहा। तो मतलब यही निकलता है कि एक इतनी उन्नत सभ्यता जिसका इतना बड़ा फैलाव था, उसका अंत कैसे हो गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। और वो रहस्यमयी लिपि, वो क्या कहना चाहती होगी हमसे? ये वो सवाल हैं जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आज भी उलझाए हुए हैं। और शायद सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि इस प्राचीन सभ्यता के और कौन से अनजाने रहस्य हैं जो अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जिनके सामने आने का हम इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर और खोजबीन करने की और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। बहुत कुछ है जानने को। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की, वैदिक एज। हमारे पास कुछ रिसर्च हैं, कुछ नोट्स हैं। हाँ, और इनसे हम कोशिश करेंगे समझने की कि उस प्राचीन काल में मतलब लोगों का जीवन कैसा था, समाज कैसे बदला, उनकी सोच क्या थी, ये सब। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमने इसे दो हिस्सों में बांटा है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। हाँ, मोटा मोटा देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड है करीब 1500 से 1000 बीसी और लेटर वैदिक पीरियड करीब 1000 से 600 बीसी। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या बड़े फर्क आए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड से। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आर्यंस का आगमन मध्य एशिया से हुआ। इसका कुछ सबूत भी है। हाँ, जैसे कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, उसमें इंद्र, वरुण जैसे देवताओं का नाम मिलता है जो वैदिक देवता हैं। तो ये एक कनेक्शन दिखाता है। अच्छा, और इसी समय वेदों की रचना शुरू हुई, खासकर ऋग्वेदा। बिल्कुल। ऋग्वेदा सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और दिलचस्प बात यह है कि इसे श्रुति कहते हैं, मतलब सुना हुआ। सुना हुआ, लिखा हुआ नहीं। हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर याद रखा गया। और इसे अपौरुषेय भी मानते हैं, यानी इंसानों ने नहीं बनाया, डिवाइन ओरिजिन दिया गया इसे। इसमें 10 मंडलाज हैं, सेक्शंस कह सकते हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति है, हाइम्स, जिन्हें सूक्ताज कहते हैं। इंटरेस्टिंग। मैंने सुना है ऋग्वेदा में ही पुरुषा सूक्ता है, जिससे वो 4 वर्णास की उत्पत्ति का सिद्धांत जुड़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय। हाँ, 10वें मंडल में है पुरुषा सूक्ता, उसमें ये वर्णन है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसी में है, 3रे मंडल में। 9वां मंडल पूरा सोमा देवता को समर्पित है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये तब कैसी थी?
क्या ये जन्म से तय होती थी? नहीं, यहीं पर अर्ली वैदिक पीरियड की खासियत है। तब ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्रोफेशन मतलब काम पर आधारित थी। फ्लेक्सिबिलिटी थी काफी। और महिलाओं की स्थिति? वो भी काफी बेहतर थी लेटर वैदिक के मुकाबले। महिलाएं सभा और समिति जैसी असेंबलीज में भाग ले सकती थीं। सोचिए, और विडो रीमैरिज की भी अनुमति थी, जिसे नियोगा कहते थे। अच्छा, और अर्थव्यवस्था? मुख्य रूप से पशुपालन। गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, उसे अघन्या कहा गया है, मतलब जिसे मारा ना जाए। और गाविष्टी शब्द का मतलब ही होता था गायों के लिए संघर्ष या खोज। ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था? राजा वगैरह? राजा चुना जाता था? एक तरह से इलेक्टिव मोनार्की थी, और उसकी मदद के लिए सभा, समिति, विधाता जैसी समितियां थीं। मतलब राजा निरंकुश नहीं था। और धर्म? आपने देवताओं का जिक्र किया था। हाँ, प्रकृति की पूजा थी। नेचुरलिस्टिक पॉलीथियज्म कह सकते हैं। इंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे, उन्हें पुरंदरा यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया। फिर अग्नि, वरुण, ये प्रमुख देवता थे, पर मूर्ति पूजा या मंदिर नहीं थे। हाँ, और इसी दौर में वो बैटल ऑफ 10 किंग्स मतलब 10 राज्य युद्ध का भी जिक्र आता है ना, परुष्णी नदी के किनारे। बिल्कुल, ये सब हमें एक ऐसी समाज की तस्वीर देते हैं जो ज्यादातर कबीलाए था, पशुपालक था, और सामाजिक नियम उतने कठोर नहीं थे। ओके, तो ये था अर्ली वैदिक पीरियड। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड पर, जो करीब 1000 से 600 बीसी तक चला। यहाँ बड़े बदलाव आए ना? हाँ, बहुत बड़े बदलाव। सबसे पहले तो भौगोलिक विस्तार हुआ। लोग पंजाब क्षेत्र से पूर्व की ओर, मतलब गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़े। और इसमें लोहे का बड़ा हाथ रहा होगा। आयरन का इस्तेमाल, जिसे शायद कृष्णा आयास या श्याम आयास कहा गया है। बिल्कुल सही। लोहे के औजारों से जंगल साफ करना आसान हुआ, खेती बढ़ी, तो जीवन शैली बदली, पशुपालन से कृषि की ओर, और इसका असर समाज पर पड़ा। कैसे? मतलब वर्णा व्यवस्था में क्या बदलाव आया? वर्णा व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई और बहुत कठोर, मतलब हेरिडिटरी एंड रिजिड। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि यज्ञ और कर्मकांड बहुत जटिल हो गए। और महिलाओं की स्थिति आपने कहा था अर्ली वैदिक में बेहतर थी? हाँ, लेटर वैदिक में उसमें गिरावट आई। उनसे सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया। इसी समय गोत्रा सिस्टम भी उभरा, मतलब एक ही पूर्वज से वंश परंपरा। इससे शादी ब्याह के नियम भी और जटिल हो गए। समाज ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो रहा था, पर साथ ही ज्यादा हायरार्किकल भी। बिल्कुल, और इसी दौर में वो जीवन के 4 आश्रम्स की बात आती है। ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनप्रस्था, संन्यासा। इसका जिक्र जाबाला उपनिषद में मिलता है। और वो 8 तरह की शादियों का वर्णन भी इसी समय का है, जैसे ब्रह्म विवाह, असुर विवाह। हाँ, असुर विवाह जिसमें कन्या को खरीदा जाता था, और राक्षसा विवाह जिसमें अपहरण होता था। ये सब समाज की जटिलता दिखाते हैं। राजनीतिक तौर पर क्या बदला? छोटे कबीले, जिन्हें जना कहते थे, वो मिलकर बड़े राज्य यानी जना पदाज बनाने लगे। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। वो अब चुना नहीं जाता था, वंशानुगत हो गया। और अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो अश्वमेधा, राजसूय जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। धर्म में भी बदलाव आए होंगे? हाँ, जाहिर है। अर्ली वैदिक के देवता जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व कम हो गया। उनकी जगह प्रजापति यानी क्रिएटर, रुद्र, जो बाद में शिवा बने, और विष्णु ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और कर्मकांड, यज्ञ वगैरह? वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत विस्तृत और खर्चीले हो गए। और मूर्ति पूजा की भी शुरुआत इसी दौर में मानी जाती है। इसी दौर में बाकी के 3 वेद भी आए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ, सामावेदा जिसमें गाने वाले मंत्र हैं, चांस, जिसे भारतीय संगीत का स्रोत भी मानते हैं। यजुर्वेदा में यज्ञ के रिचुअल्स हैं, और अथर्ववेदा में जादू टोना, बीमारियों के इलाज वगैरह के मंत्र हैं। और उपनिषद्स, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये लेटर वैदिक पीरियड के अंत तक सामने आए। इनमें यज्ञ और कर्मकांड की जगह फिलॉसफिकल आइडियाज पे जोर था। आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, कर्म, मोक्ष, इन सब पर गहरा चिंतन। सत्यमेव जयते जैसा विचार। हाँ, वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक परिवार है, ये विचार भी यहीं से निकले। तो अगर हम समराइज करें तो वैदिक एज में हमने एक बड़ा सफर देखा। हाँ, एक कबीलाई पैस्टरल कम्युनिटी से एक व्यवस्थित एग्रीकल्चरिस्ट समाज की तरफ,
जहां सामाजिक संरचना ज्यादा जटिल होती गई। अर्ली वैदिक की जो रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी थी वो लेटर वैदिक आते आते रिजिडिटी में बदल गई, खासकर वर्ना व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति में। बिल्कुल। तो आज हम निकल रहे हैं एक सफर पर प्राचीन भारत की दो महत्वपूर्ण परंपराओं की गहराइयों में, जैनिज्म और बुद्धिज्म। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है उससे हम इनके कोर आइडियाज समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। देखते हैं ये परंपराएं कैसे शुरू हुई, इनके मुख्य सिद्धांत क्या थे, कौन इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, और ये वैदिक परंपरा से अलग हेटेरोडॉक्स क्यों मानी जाती हैं। शुरू करते उस दौर से, क्या माहौल था उस समय, मतलब किन हालातों में ये विचार पनपे। देखिए, वो एक बदलाव का दौर था, 6th सेंचुरी BC के आसपास। उस वक्त जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था या फिर जो बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे और खास करके वर्ना व्यवस्था, उससे लोग थोड़े कह सकते हैं असंतुष्ट थे। अच्छा, मतलब एक तरह का रिएक्शन था ये सब। हाँ, एक तरह से। और साथ ही एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बढ़ रही थी, मतलब लोहे का इस्तेमाल खेती में, ट्रेड बढ़ रहा था, नए शहर बन रहे थे, पंचमार्क्ड कॉइन्स भी आ गए थे। लेकिन जो वैदिक यज्ञ में पशु बलि होती थी, हाँ, वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं थी, है ना। पशु तो जरूरी थे खेती के लिए। बिल्कुल। और वैश्य कम्युनिटी यानी ट्रेडर्स और किसान, उनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। तो एक नया सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। इसी माहौल में जैनिज्म और बुद्धिज्म आए। तो इन दोनों ने वर्ना सिस्टम को चैलेंज किया। हाँ, सीधे तौर पे नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर। दोनों ने अहिंसा यानी नॉन वायलेंस पर बहुत जोर दिया, जो पशु बलि के खिलाफ था, और दोनों ने वेदास की अथॉरिटी को भी पूरी तरह नहीं माना, इसीलिए हेटेरोडॉक्स कहलाए। राइट। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जैनिज्म में डिवाइन फिगर्स को माना गया, जो बुद्धिज्म में नहीं था उस तरह से। एक और कंटेम्प्रेरी सेक्ट था अजीविका। उसके फाउंडर मकाली गोसाला थे, जो एक्सट्रीम फेटलिज्म यानी नियति में विश्वास रखते थे, सब कुछ पहले से तय है ऐसा। वाह, काफी अलग अलग विचारधाराएं थी उस समय। तो पहले जैनिज्म को देखते हैं। इसमें तीर्थंकर्स का कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, तीर्थंकर्स मतलब फॉर्ड मेकर्स या ग्रेट टीचर्स, जो लोगों को संसार से पार उतारते हैं। कहा जाता है कुल 24 हुए। 24। कौन कौन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? सोर्सेस के हिसाब से पहले थे ऋषभ देव, अयोध्या से थे, और उनका सिंबल बेल बुल था। फिर 23rd तीर्थंकर थे परश्वानाथ, वाराणसी से, उनका सिंबल सर्पा सर्पेंट। और सबसे ज्यादा जिनका जिक्र होता है वो है 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर, उनका सिंबल शेर है, लायन। ओके, महावीर। लेट्स फोकस ऑन वर्धमान महावीर। उनके बारे में थोड़ा और बताइए। जरूर। महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ, एक क्षत्रिय परिवार में। उनके पिता सिद्धार्था जिनात्रिका क्लैन के हेड थे और माता त्रिशाला लिच्छावी प्रिंसेस थीं। तो वो भी राजघराने से थे। हाँ, क्षत्रिय थे। उनकी एक बेटी थी अनुजा, जिनकी शादी जमाली से हुई, जो महावीर के पहले डिसाइपल भी बने। महावीर ने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, सच की तलाश में। 30 साल में? अच्छा, फिर उन्होंने लगभग 12 साल तक कठिन तपस्या की और 42 साल की उम्र में उन्हें कावल्या प्राप्त हुआ। कावल्या मतलब परफेक्ट नॉलेज या एनलाइटमेंट। कहाँ प्राप्त हुआ ये ज्ञान? ये जृंबिक रामा के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे हुआ था। उनका पहला सर्मन पावा में हुआ और उनकी डेथ 72 साल की उम्र में पावापुरी बिहार में हुई, जिसे निर्वाणा कहते हैं जैनिज्म में। और जैन फिलॉसफी के कोर आइडियाज क्या हैं? वो त्रिरत्नास और पंचव्रता के बारे में सुना है। हाँ, बिल्कुल। जैन दर्शन का जो कोर है वो त्रिरत्नास या 3 जूल्स पर बेस्ड है। सम्यक दर्शना, राइट फेथ, सम्यक जनाना, राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्रा, राइट कंडक्ट। इनका लक्ष्य है मोक्षा यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। और पंचमहाव्रता? इन त्रिरत्नास को प्रैक्टिस करने के लिए 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या सेक्सुअल नॉन इंडल्जेंस, और अपरिग्रह, नॉन पोजेशन या डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। इसमें अहिंसा सबसे ऊपर है, बिल्कुल किसी भी जीव को कष्ट न देना। काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। और सोर्सेज में जैनिज्म की डिवीजन का भी जिक्र है, वो दिगंबरा और श्वेतांबरा। हाँ, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग पार्ट है। हुआ ये कि मगधा में एक भयंकर अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के आसपास।
तो भद्रबाहु अपने फॉलोअर्स के साथ साउथ इंडिया मतलब कर्नाटका चले गए। अच्छा, माइग्रेशन हुआ। हाँ, और स्थलाभद्रा अपने फॉलोअर्स के साथ नॉर्थ में ही रुक गए। जो साउथ गए भद्रबाहु के लोग वो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ओरिजिनल टीचिंग्स को लेकर, और वो वस्त्र नहीं पहनते थे। वो कहलाए दिगंबराज यानी स्काई क्लैड। स्काई क्लैड, ओके। और जो नॉर्थ में रहे स्थलभद्रा के फॉलोअर्स वो सफेद कपड़े पहनने लगे और थोड़े लिबरल हुए रूल्स को लेकर। वो कहलाए श्वेतांबराज यानी व्हाइट क्लैड। भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सल्लेखना के लिए प्रेरित किया था, जो फास्टिंग अनटू डेथ होता है। ओह वाओ। और जैन काउंसिल्स भी हुई थी। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल्स का जिक्र मिलता है। पहली पाटलिपुत्रा में हुई स्थलाभद्रा के अंडर लगभग 298 बीसी में, और दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई 512 एडी में। इनमें टीचिंग्स और टेक्स्ट्स को कंपाइल और ऑर्गेनाइज किया गया। जैन लिटरेचर मुख्य रूप से प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। प्राकृत में, ठीक है। और आर्किटेक्चर में जैनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? कुछ खास एग्जाम्पल्स। राजस्थान में माउंट आबू का दिलवारा जैन टेम्पल तो अपनी नक्काशी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फिर कर्नाटका में श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वरा या बाहुबली की विशाल मूर्ति है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र और खजुराहो एमपी में भी जैन टेम्पल्स मिलते हैं। काफी रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज है। काफी कुछ है देखने के लिए। चलिए अब बुद्धिज्म की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडर तो हम सब जानते हैं, गौतम बुद्धा। हाँ, गौतम बुद्धा वो शाक्या क्लैन के थे। उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, वहां हुआ था। असली नाम सिद्धार्थ था। पिता थे सुद्धोदना, शाक्या रिपब्लिक के चीफ, और माता महामाया कोलिया ट्राइब की थीं। उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी थी, जो पहली भिक्खुनी यानी बुद्धिस्ट नन बनी। अच्छा, उनकी स्टेप मदर पहली नन बनी, इंटरेस्टिंग। और उनकी फैमिली? जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी तो वो सच की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमणा कहते हैं। महाभिनिष्क्रमणा, और इसका सिंबल घोड़ा है ना? बिल्कुल। घर छोड़ने के बाद उन्होंने पहले 2 टीचर्स से सीखा, अलारा कलामा और उद्रका रामपुत्र, पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तो उन्हें एनलाइटनमेंट कैसे मिला और पहला सरमन कहाँ दिया? कई सालों की कठिन मेडिटेशन के बाद बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाणा या बोधि प्राप्त हुआ, मतलब एनलाइटमेंट। उस पेड़ को तब से बोधि ट्री कहते हैं। बोधि ट्री, राइट। हाँ, और फिर उन्होंने अपना पहला सर्मन सारनाथ में दिया अपने 5 पुराने साथियों को। इसे धम्माचक्र प्रवर्तना कहते हैं, यानी टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। उनकी डेथ 80 साल की उम्र में कुशीनगरा यूपी में हुई, जिसे महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। उनके जीवन से जुड़े कुछ सिंबल्स हैं ना, उनके बारे में बताएंगे? जरूर। जैसे जन्मा, बर्थ का सिंबल है कमल, लोटस या बैल, बुल। महाभिनिष्क्रमणा, रिनंसिएशन का घोड़ा, हॉर्स। निर्वाणा, एनलाइटनमेंट का बोधि ट्री। धम्माचक्र प्रवर्तना, फर्स्ट सर्मन का चक्र, व्हील। और महापरिनिर्वाणा, डेथ का स्तूपा। ये याद रखने में आसान है। अब बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी क्या है? वो 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फुल पाथ? बिल्कुल। बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी इन 4 नोबल ट्रूथ्स पर बेस्ड है। पहला, संसार में दुख है, ट्रूथ ऑफ सफरिंग। दूसरा, दुख का कारण है, और वो है तृष्णा यानी डिजायर और अटैचमेंट, ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा है दुख का निरोध, यानी दुख को खत्म करना संभव है, ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। और चौथा है कि दुख निरोध का एक मार्ग है, एक रास्ता है, ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग। और ये रास्ता है अष्टांगिका मार्ग या 8 फोल्ड पाथ। ये 8 फोल्ड पाथ क्या है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं राइट व्यू, सही दृष्टि, राइट इंटेंशन, सही संकल्प, राइट स्पीच, सही वचन, राइट एक्शन, सही कर्म, राइट लाइवलीहुड, सही आजीविका, राइट एफर्ट, सही प्रयास, राइट माइंडफुलनेस, सही स्मृति, और राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही समाधि। इनका पालन करके दुख से मुक्ति यानी निर्वाणा पाया जा सकता है। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है ये। बुद्धिस्ट काउंसिल्स का क्या सिग्निफिकेंस था? क्यों हुई थी ये? बुद्धिस्ट काउंसिल्स बेसिकली बुद्धा के टीचिंग्स को प्रिजर्व करने और समय के साथ जो डिस्प्यूट्स या अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस आ रहे थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए बुलाई गई थी।
4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स का जिक्र मिलता है सोर्सेज में। कौन कौन सी? पहली हुई थी राजगृहा में बुद्धा के महापरिनिर्वाणा के आसपास ही 483 बीसी में। इसके पेट्रॉन राजा अजातशत्रु थे और प्रेसिडेंट महाकश्यपा। इसी में सुत्ता पिटका, बुद्धा के सर्मन्स, और विनय पिटका, मोनास्टिक रूल्स कंपाइल किए गए। अच्छा, पहली में टेक्स्ट कंपाइल हुए। हाँ। दूसरी हुई वैशाली में लगभग 100 साल बाद 383 बीसी। पेट्रॉन थे राजा कलाशोका। इसमें डिसिप्लिन के कुछ मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। तीसरी हुई पाटलिपुत्र में 250 बीसी के आसपास, जब अशोका राजा थे। इसके प्रेसिडेंट मोगालीपुत्त तिस्सा थे। यहाँ अभिधम्म पिटका फिलॉसफी कंपाइल हुआ। अशोका के टाइम पर, राइट। और चौथी हुई कश्मीर में कुंदलवना में लगभग 72 एडी में। इसके पेट्रॉन थे राजा कनिष्का और प्रेसिडेंट वसुमित्रा। यहाँ एक बड़ा स्प्लिट हुआ। बुद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, हीनायाना और महायाना। हीनायाना और महायाना, ये तो बहुत सुना है। इनमें मेन डिफरेंस क्या है? अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो हीनयाना, जिसका मतलब है लेसर व्हीकल, वो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स पर ज्यादा फोकस करता है। वो बुद्धा को एक महान इंसान मानते हैं, पर भगवान नहीं। इसमें आइडल वर्शिप नहीं होती और इनके टेक्स्ट मुख्य रूप से पाली लैंग्वेज में है, जैसे त्रिपिटिकस। यह साउथ इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा फैला। ओके। और महायाना? महायाना यानी ग्रेटर व्हीकल, बुद्धा को एक तरह से गॉड लाइक फिगर मानता है, उनकी आइडल वर्शिप करता है। इसमें बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके टेक्स्ट संस्कृत में भी मिलते हैं। यह नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, कोरिया में ज्यादा फैला। बोधिसत्वा कॉन्सेप्ट, ये क्या है? बुद्धिसत्वा वो व्यक्ति है जो इनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है, मतलब निर्वाणा पा सकता है, लेकिन वो अपना निर्वाणा डिले करता है, रुक जाता है, ताकि वो दूसरे सभी बीइंग्स को इनलाइटन होने में मदद कर सके। ये महायाना बुद्धिज्म का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी कोई सेक्ट्स हैं? हाँ, एक और सेक्ट है वज्रयाना, जो टैंट्रिक बुद्धिज्म से जुड़ा है। ये तिब्बत में काफी प्रोमिनेंट है। एक टेक्स्ट मिलिंदा पन्हा का भी जिक्र मिलता है, जो राजा मिलिंदा, इंडो ग्रीक किंग मिनांडर I और बुद्धिस्ट मंक नागासेना के बीच का डायलॉग है। काफी डाइवर्सिटी है बुद्धिज्म के अंदर भी। अब थोड़ा बुद्धिस्ट लिटरेचर और आर्किटेक्चर पर बात करते हैं। कुछ हाइलाइट्स? लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिपिटिकास, 3 बास्केट्स। सुत्ता पिटिका में बुद्धा के सर्मन्स हैं। विनाया पिटिका में मोनास्टिक रूल्स हैं, मॉन्क्स और नन्स के लिए। और अभिधामा पिटिका में फिलॉसफी और साइकोलॉजी है। ये सब पाली लैंग्वेज में है। सुत्ता, विनया, अभिधामा, गॉट इट। इसके अलावा जातका टेल्स हैं, जो बुद्धा के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, लगभग 550 कहानियां। और अश्वघोषा ने संस्कृत में बुद्धचरिता लिखी, जो बुद्धा की बायोग्राफी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। और आर्किटेक्चर? चैत्य एक तरह का प्रेयर हॉल या श्राइन होता है, जिसके अंदर अक्सर एक छोटा स्तूपा होता है। विहारा वो जगह है जहां मॉन्क्स रहते थे, मतलब मॉनेस्ट्री या ड्वेलिंग प्लेस। और स्तूपा एक गुंबदनुमा माउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बुद्धा या किसी और सेंट के रेलिक्स या अवशेष रखे जाते हैं। ये वर्शिप का सेंटर होता था। रिलिक्स? अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास कौन से हैं? सोर्सेज में सांची स्तूपा का जिक्र है, जो मध्य प्रदेश में है। ये शायद सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया में। भरहोट MP, सारनाथ यूपी, अमरावती आंध्र प्रदेश में भी इंपॉर्टेंट स्तूपास मिले हैं। पिपराहवा यूपी को सबसे पुराना माना जाता है। बिहार में केसरिया स्तूपा सबसे बड़ा है। कुशीनगर में रामा भार स्तूपा है, जहां बुद्धा का अंतिम संस्कार हुआ था। सारनाथ में धमेक स्तूपा है, जहां पहला सरमन दिया था। लद्दाख में शांति स्तूपा है। और इंडिया के बाहर इंडोनेशिया में बोरोबुदुर स्तूपा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। सांची स्तूपा के बारे में कुछ खास बात आपने कहा, सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर। इसे ओरिजिनली अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था, ईंटों से। बाद में शुंगा डायनेस्टी के टाइम इसको बड़ा करके सैंडस्टोन से कवर किया गया। इसके 4 खूबसूरत टोरनाज यानी गेटवेज हैं, जो चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं: अंडा, जो हेमिस्फेरिकल डोम है; हार्मिका, डोम के ऊपर स्क्वायर रेलिंग; छत्रा, अम्ब्रेला स्ट्रक्चर;
टोराना गेटवे, मेधी टेरेस, वेदिका रेलिंग और प्रदक्षिणा पथा जिस पर डिवोटीज चक्कर लगाते हैं। काफी डिटेल स्ट्रक्चर है। हमने देखा कि कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही अपने समय के सोशो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में उभरे, दोनों ने अहिंसा जैसे प्रिंसिपल्स पर जोर दिया। हाँ, और वैदिक परंपरा से हटकर एक अलग फिलॉसफिकल पाथ ऑफर किया मोक्ष या निर्वाणा के लिए। दोनों के बीच सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे अहिंसा पर जोर, कर्मा और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, थोड़े डिफरेंसेस के साथ, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं, जैसे तीर्थंकरा वर्सेस बुद्धा का कॉन्सेप्ट, आत्मन सोल के कॉन्सेप्ट को लेकर अलग विचार, और उनके फैलने का पैटर्न भी अलग रहा। बिल्कुल। ये समझना मुझे लगता है साउथ एशियन हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी को समझने के लिए एक बुनियाद, एक फाउंडेशन देता है। इन परंपराओं ने कला, साहित्य और समाज पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा है जो आज भी हमें दिखता है। तो आज थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। सोचते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहते थे, वो धीरे धीरे बड़े इलाकों मतलब जनपद में बदले। हाँ, और फिर वही जनपद आगे चलकर बन गए शक्तिशाली राज्य, महाजनपद। ये सब लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास हो रहा था। बिल्कुल, लेट वैदिक पीरियड का अंत था वो। अच्छा, हमें इन महाजनपदों के बारे में पता कैसे चलता है? सोर्सेस क्या है? देखिए, मुख्य जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, जैसे अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की लिस्ट है। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ भी हैं। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं सोर्सेस के आधार पर इन 16 महाजनपदों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करते हैं। देखते हैं ये कौन थे, कहाँ थे, क्या खास था इनमें। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जन से महाजनपद तक का विकास हुआ कैसे। हाँ, वही, मतलब कबीलों से इतने बड़े राज्य कैसे बन गए। जैसा आपने शुरू में कहा, पहले जन थे, मतलब ट्राइब्स या कबीले। जब ये एक जगह टिक कर रहने लगे, खेती करने लगे, तो वो इलाके जनपद कहलाए। फिर धीरे धीरे कुछ जनपद ज्यादा ताकतवर हो गए। ताकतवर कैसे? मतलब लड़ाई झगड़े से? हाँ, लड़ाई भी थी, संसाधनों पर कब्जा भी था, बेहतर खेती, व्यापार, इन सब वजहों से कुछ जनपद दूसरों से आगे निकल गए। उन्होंने कमजोर जनपदों को या तो जीत लिया या अपने में मिला लिया। इसी कंसोलिडेशन से बने महाजनपद। अच्छा, और इन महाजनपदों में गवर्नमेंट कैसी थी? क्या सब जगह राजा ही होते थे या कुछ और सिस्टम भी था? नहीं, यही पर डाइवर्सिटी दिखती है। ज्यादातर तो मोनार्की यानी राजतंत्र थे, जहां राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन कुछ रिपब्लिक्स या ओलिगार्कीज भी थीं, जिन्हें गणराज्य या गण संघ कहते थे। गणराज्य मतलब वहां लोग मिलकर राज करते थे? हाँ, एक तरह से। मतलब शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि लोगों का समूह या कुछ प्रमुख कुल, क्लैन्स मिलकर फैसले लेते थे। जैसे वज्जी और मल्ल, ये गणराज्य थे। वज्जी तो बल्कि 8 कुलों का एक संघ था, कन्फेडरेशन था, जिसमें लिच्छवी सबसे पावरफुल थे। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब आते हैं उन 16 महाजनपदों पर। कौन कौन से थे ये और इनकी राजधानियां मतलब कैपिटल्स क्या थीं? हाँ, अंगुत्तर निकाय में जो 16 नाम है वो इस तरह है। पहला अंग, इसकी कैपिटल थी चंपा। चंपा। दूसरा मगध, पहले राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्रा नहीं आज का पटना। बिल्कुल। तीसरा काशी, कैपिटल वाराणसी। वाराणसी। चौथा वत्स, कैपिटल कौशाम्बी। कौशाम्बी। पांचवा कोसल, कैपिटल श्रावस्ती, अयोध्या भी इसी का हिस्सा था। छठा सूरसेन, कैपिटल मथुरा। मथुरा, हाँ, कृष्ण की नगरी। सही। सातवां पांचाला, इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी की अहिच्छत्र और दक्षिणी की काम्पिल्य। 8वां कुरु, कैपिटल इंद्रप्रस्थ, महाभारत वाला। हाँ हाँ। 9वां मत्स्य, कैपिटल विराटनगर। 10वां चेदी या चेत्य, कैपिटल सोथीवाती, जो शायद आज के बांदा के पास थी। 11वां अवंती, इसकी भी 2 राजधानियां, उत्तरी की उज्जैन और दक्षिणी की महिष्मती। बाहुबली वाली महिष्मती। हाँ, शायद वही। 12वां गांधार, कैपिटल तक्षशिला, बहुत मशहूर शिक्षा का केंद्र। 13वां कंबोज, कैपिटल पुंछ, राजौरी हजारा इलाके में। 14वां अश्मक या अस्सक, कैपिटल प्रतिष्ठान या पैठन, ये अकेला महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15वां वज्जी, कैपिटल वैशाली, ये गणराज्य था। और 16वां मल्ल,
कैपिटल कुशीनारा, ये भी गणराज्य था। यहीं बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वाह, पूरी लिस्ट हो गई, 16 राज्य। काफी फैला हुआ भूगोल था इनका। लेकिन इन सब में एक नाम बार बार सबसे शक्तिशाली होकर उभरता है, मगध। ऐसा क्यों हुआ? मगध ही क्यों? हाँ, ये सबसे दिलचस्प सवाल है। देखिए, मगध के राइज के पीछे कई फैक्टर्स थे। पहला तो था उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। लोकेशन कैसे? देखिए, उसकी पहली राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब नेचुरल डिफेंस। बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर थी। इससे पानी के रास्ते ट्रेड और ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो गया, सेना का मूवमेंट भी आसान था। और वो हाथी और लोहे वाली बात, वो क्या थी? हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मगध के आसपास के जंगलों में हाथी बहुत थे और उस जमाने में हाथी सेना का एक बड़ा एडवांटेज होते थे। दूसरा, पास में ही छोटा नागपुर का पठार है, जहां से आयरन और मतलब कच्चा लोहा आसानी से मिलता था। जिससे हथियार और खेती के औजार बनते होंगे। बिल्कुल, बेहतर हथियार मतलब मजबूत सेना, और बेहतर औजार मतलब ज्यादा खेती, ज्यादा अनाज, ज्यादा रेवेन्यू। और इन सब के ऊपर मगध को एक के बाद एक बहुत कैपेबल और एम्बिशियस शासक मिले। अच्छा, तो इन शासकों और डायनेस्टीज पर थोड़ी बात करते हैं। शुरुआत हर्यंक वंश से करें। हाँ, हर्यंक डायनेस्टी मगध की पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है। इसके फाउंडर थे बिंबिसार। उनको सैन्य भी कहते हैं, मतलब जिसके पास सेना हो। उन्होंने लड़ाई लड़कर अंग को जीता और डिप्लोमेसी भी खूब इस्तेमाल की। कोसल, लिच्छवी और मद्र देश की राजकुमारियों से शादी करके पावरफुल अलायंसेस बनाए। हाँ, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस उस दौर में आम थे। बिल्कुल। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत जब बीमार पड़े तो अपना मशहूर राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए उज्जैन भी भेजा था। इससे दोस्ती बढ़ी। लेकिन उनके बेटे अजातशत्रु ने तो सुना है अपने पिता को ही मार दिया था। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हासिल की। वो बहुत एम्बिशियस थे। उन्होंने काशी को पूरी तरह मगध में मिला लिया और वज्जी संघ, खासकर लिच्छवियों से लंबी लड़ाई के बाद उन पर भी जीत हासिल की। और बौद्ध धर्म से भी उनका जुड़ाव था। हाँ, उन्हीं के संरक्षण में राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने फिर राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की। हर्यंक वंश के बाद कौन आया? इसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी। इसके फाउंडर शिशुनाग ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने अवंती को हराया और मगध में मिला लिया। अवंती काफी शक्तिशाली राज्य था, तो ये बड़ी जीत थी। इसी डायनेस्टी के राजा कालाशोक के समय वैशाली में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। अच्छा, और फिर आया नंद वंश, जिनके बारे में कहते हैं वो बहुत पावरफुल थे। हाँ, शिशुनागों के बाद नंद डायनेस्टी आई। इसके फाउंडर थे महापद्मनंद। पुराणों में उन्हें एकराट कहा गया है, मतलब एकमात्र सम्राट। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से क्षत्रिय राजाओं को हराया। उन्होंने वाकई एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इस डायनेस्टी के आखिरी राजा थे धनानंद। धनानंद, इनका नाम तो सिकंदर के साथ जुड़ता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। बिल्कुल, धनानंद के ही समय में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने 326 बीसी के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर हमला किया था। वो मशहूर बैटल ऑफ हाइडास्पेस झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच इसी दौरान हुई थी। लेकिन सिकंदर की सेना मगध तक नहीं आई। नहीं, कहा जाता है कि व्यास नदी के पास आकर उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। शायद वो थक गए थे या शायद उन्हें नंदों की विशाल सेना का डर था। धनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो ये तो हुई मगध की कहानी और उसके राजवंश। पर उस दौर का समाज, अर्थव्यवस्था वो कैसा था? रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? हाँ, उसकी भी हमें झलक मिलती है। आर्कियोलॉजी से खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिन्हें NBPW कहते हैं। ये बहुत चमकीले काले रंग के होते थे। ये हाई क्वालिटी पॉटरी उस समय की प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजी दिखाती है। और पैसे वैसे के लिए क्या इस्तेमाल होता था? कॉइन्स थे? हाँ, चांदी के सिक्के चलते थे, जिन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। इन पर अलग अलग निशान ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं। कुछ सोने के सिक्कों का भी जिक्र मिलता है, जैसे निष्क और शतमान, पर वो शायद बड़े लेन देन या दान वगैरह में इस्तेमाल होते थे। और व्यापार वगैरह कैसे चलता था?
कोई सिस्टम था, टैक्सेस थे? हाँ बिल्कुल। कारीगरों और व्यापारियों की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जिन्हें श्रेणी यानी गिल्ड्स कहते थे। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थीं, क्वालिटी कंट्रोल करती थीं और कभी-कभी तो बैंकों जैसा काम भी करती थीं। राज्य की आमदनी के लिए टैक्स सिस्टम भी डेवलप हो चुका था। टैक्स कैसे लेते थे? किसानों से उनकी उपज का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। इसके अलावा एक और टैक्स था बलि। ये शायद शुरू में वॉलंटरी गिफ्ट रहा हो राजा के लिए, पर बाद में कंपल्सरी टैक्स बन गया। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये कहानी है महाजनपदों की। अलग अलग राज्य, कुछ राजतंत्र, कुछ गणराज्य, और उन सब में से मगध का एक सुपर पावर की तरह उभरना। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ने मिलकर इतिहास का रुख मोड़ा। ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे इवॉल्व होते हैं। हाँ, और कैसे एक इलाका बाकियों पर हावी होकर एक एम्पायर की फाउंडेशन रखता है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और बात करेंगे प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की, मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य राजवंश की। जी हाँ। शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। समय था लगभग 322 बीसी के आसपास। हाँ, वो दौर जब उन्होंने नंदा वंश को हराया, और इसमें उनकी मदद की थी कूटनीति के महान ज्ञाता कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये तो मतलब एक तरह से पूरी सत्ता पलट दी उन्होंने, और सिर्फ भारत में ही नहीं, उन्होंने तो अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। बिल्कुल, ये उनकी सैन्य शक्ति को दिखाता है। और ये भी दिलचस्प है कि बाद में सेल्यूकस की बेटी हेलेना, उनसे चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। ये उस जमाने की एक बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक घटना थी। हाँ, मतलब रिश्ते भी बने और प्रशासन पर भी ध्यान था। चंद्रगुप्त के बाद फिर उनके बेटे आए, बिंदुसारा, लगभग 297 बीसी से 273 बीसी तक। हाँ, बिंदुसारा, ग्रीक्स उन्हें एमेट्रोकेट्स कहते थे। शायद इसका मतलब रहा हो शत्रुओं का नाश करने वाला। उन्होंने भी साम्राज्य को बनाए रखा और कुछ हद तक फैलाया भी, खासकर दक्षिण की तरफ। कहते हैं 2 समुद्रों के बीच की भूमि जीतने का श्रेय उन्हें जाता है। अच्छा, और उनके दरबार में भी विदेशी राजदूत थे? जी हाँ, डिमाचिस नाम के ग्रीक एम्बेसडर उनके दरबार में आए थे। ये दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य के इंटरनेशनल रिलेशंस काफी अच्छे थे। तो बिंदुसारा के बाद आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे चर्चित शासक अशोका, लगभग 268 बीसी के आसपास। अशोका द ग्रेट, इनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इनकी जिंदगी में, और शायद भारतीय इतिहास में भी, वो आया इनके राजाभिषेक के 8 साल बाद। आप कलिंगा वॉर की बात कर रहे हैं, 261 बीसीए की? बिल्कुल, कलिंगा युद्ध, जो आज के उड़ीसा के इलाके में लड़ा गया था। उस युद्ध की भयावहता, उसमें हुआ विनाश देखकर कहते हैं अशोका का दिल पूरी तरह बदल गया। हाँ, ये कहानी तो बहुत मशहूर है। लाखों लोग मारे गए या बंदी बना लिए गए थे, है ना? जी, और उसी विनाश को देखकर अशोका ने फैसला किया कि अब वो भेरी घोषा यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज, उसकी जगह धम्म घोषा को अपनाएंगे। धम्म घोषा, इसका मतलब क्या था असल में? इसका मतलब था धर्म और नैतिकता के जरिए विजय पाना, दिलों को जीतना, ना कि जमीन को। ये एक बहुत ही रैडिकल शिफ्ट था उस जमाने के हिसाब से। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसे शांति, सहिष्णुता और नैतिकता के प्रचार का माध्यम बनाया। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन यानी आज के श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार के लिए। बिल्कुल, वो चाहते थे कि ये शांति और नैतिकता का संदेश सिर्फ उनके साम्राज्य तक ही सीमित ना रहे, बल्कि दुनिया में फैले। अशोका को हम उनके शिलालेखों, मतलब रॉक एडिट्स और पिलर एडिट्स के लिए भी बहुत जानते हैं। हाँ, ये उनकी विरासत का बहुत अहम हिस्सा है। पत्थर की चट्टानों पर, स्तंभों पर उन्होंने अपने संदेश खुदवाए। सोचिए, उस जमाने में ये मास कम्युनिकेशन का कितना अनोखा तरीका रहा होगा। कुल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। और इनकी भाषा क्या थी? ज्यादातर शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी, जो आम लोगों की भाषा थी, और लिपि थी ब्रह्मी। हालांकि साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, जहां ग्रीक और पर्शियन प्रभाव था, वहां ग्रीक और अरामेइक लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये तो दिखाता है कि साम्राज्य कितना डाइवर्स था। बिल्कुल, और इन लेखों में अशोका ने खुद के लिए अक्सर देवानाम पियादसी उपाधि का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब देवताओं का प्रिय और देखने में प्रिय। और इन शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, जिन्होंने 1837 में पहली बार ब्रह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा
उसी के बाद हमें अशोका के शासन और उनके विचारों के बारे में इतनी गहरी जानकारी मिल पाई। इनमें से कोई खास एडिक्ट जिसका जिक्र करना चाहे? हाँ, जैसे 13th रॉक एडिक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में कलिंगा युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अच्छा, और 7वां 7th एडिक्ट सुना है वो टॉलरेंस की बात करता है? जी हाँ, 7वां शिलालेख सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की बात करता है। ये दिखाता है कि अशोका का धम्म किसी एक धर्म की कट्टरता पर आधारित नहीं था, बल्कि वो सार्वभौम नैतिक मूल्यों जैसे अहिंसा, सत्य, बड़ों का आदर पर जोर देता था। और पिलर एडिक्ट्स, स्तंभ वाले लेख? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दिल्ली तोपरा पिलर है, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आए थे। और सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का स्तंभ। अरे हाँ, जिसका ऊपरी हिस्सा वो 4 शेरों वाला, वो तो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। बिल्कुल, वो अशोका के समय का ही है। ये उनकी कला और वास्तुकला में रुचि को भी दिखाता है। इसके अलावा उन्होंने गया के पास बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवक और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाएं भी खुदवाई थी। कमाल है। मतलब युद्ध छोड़कर उन्होंने धर्म, नैतिकता, कला, प्रशासन, इन सब पर ध्यान लगाया। तो अब जरा प्रशासन की बात करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें फिर से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। उन्होंने राज्य की सप्तांग थ्योरी दी थी। सप्तांग, 7 अंग, कौन कौन से? हाँ, 7 अंग: राजा, स्वामी, अमात्य, मंत्री और अधिकारी, जनपद, भूमि और प्रजा, दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड, सेना और मित्र, सहयोगी राज्य। कौटिल्य का मानना था कि राज्य तभी सुचारू रूप से चलेगा जब ये 7 अंग मजबूत हों और मिलकर काम करें। एक बैलेंस सिस्टम की तरह। बिल्कुल। और प्रशासन चलाने के लिए कई बड़े अधिकारी थे, जैसे सन्निधाता जो मुख्य कोषाध्यक्ष मतलब चीफ ट्रेजरर थे, और समाहर्ता जो राजस्व विभाग के प्रमुख यानी कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू थे, और सीताध्यक्ष थे जो राजकीय कृषि भूमि की देखरेख करते थे। एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण था। और मेगास्थनीज ने भी तो प्रशासन के बारे में कुछ लिखा है अपनी इंडिका में, खासतौर पर राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में। हाँ, मेगास्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमिटीज देखती थीं और हर कमेटी में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां अलग अलग काम देखती थीं, जैसे उद्योग, व्यापार, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, विदेशियों की देखभाल वगैरह। बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम लगता है ये। और राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन भी उन्होंने काफी भव्य किया है ना? ऊंची दीवारें, बहुत सारे टावर्स, गेट्स। जी हाँ, 570 टावर्स और 64 गेट्स का जिक्र है। इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्रा एक बहुत बड़ी और सुरक्षित राजधानी रही होगी। लेकिन फिर इसका अंत कैसे हुआ? हर चीज का अंत तो होता है। सही कहा। अशोका के बाद जो शासक आए वो उतने योग्य या शक्तिशाली साबित नहीं हुए। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंदरूनी कला, शायद प्रशासन का ढीला पड़ना और बाहरी दबाव भी रहे होंगे। अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथा, और उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने कर दी। ये घटना लगभग 185 BCE के आसपास हुई और इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हो गया और पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी की नींव रखी। तो ये थी कहानी मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त की विजय और साम्राज्य स्थापना से लेकर बिंदुसारा के शासन, फिर अशोका का कलिंगा युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन और धम्मा का रास्ता, और एक विशाल प्रशासनिक व्यवस्था से होते हुए अंत तक। वाकई भारत का पहला इतना बड़ा संगठित साम्राज्य। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की। ये है पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब जब विशाल मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ उसके बाद का समय। इस दौरान न सिर्फ कई नए राजवंश पनपे, बल्कि मध्य एशिया से कई हमले भी हुए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुंग वंश, शुंगा डायनेस्टी से। आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ और उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। बिल्कुल, वहीं से शुंग वंश की नींव पड़ी। पुष्यमित्र शुंग संस्थापक बने और राजधानी बनाई विदिशा, ये आजकल के मध्य प्रदेश में। अच्छा, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था जिसका जिक्र पतंजलि के महाभाष्य में है। जी हाँ, अश्वमेध यज्ञ किया। ये उस समय राजा की ताकत दिखाने का एक तरीका होता था। और हाँ, कालिदास का वो मशहूर नाटक मालविका अग्निमित्र, वो भी तो इसी वंश के राजा अग्निमित्र की कहानी है। सही कहा। अग्निमित्र पुष्यमित्र के बेटे थे।
लेकिन ये वंश बहुत लंबा नहीं चला। हाँ, सुना है आखिरी शासक देवभूति थे। देवभूते, उनकी हत्या उनके ही मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी। और वहीं से फिर कण्व वंश मतलब कण्वा डायनेस्टी शुरू हुई। हाँ, वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। ये लोग पहले शुंगों के ही सेवक थे, मतलब शुंग भृत्य कहलाते थे। अच्छा, शुंगों की सेवक। जी, और इनका शासन तो और भी छोटा रहा, बस नाम मात्र का। तो ये तो उत्तर भारत की बात हुई। उस समय दक्कन में मतलब डेक्कन रीजन में क्या चल रहा था? हाँ, दक्कन में एक बड़ी शक्ति उभर रही थी, सातवाहन वंश। सातवाहन, जिन्हें आंध्र भी कहते हैं। बिल्कुल, आंध्रा या आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। इनका समय लगभग 60 बीसी से 225 एडी तक माना जाता है। राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में। इनकी एक खास बात थी शायद, वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी वाली, राजा अपनी माँ का नाम लगाते थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कई शासकों के नाम उनकी माँ के नाम पर हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। हालांकि समाज पूरी तरह मैट्रिलिनियल था या नहीं, इस पर बहस है, पर माँ का सम्मान जरूर था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम तो काफी सुना है, सबसे महान शासक माने जाते हैं ये सातवाहनों में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। और हाँ, सातवाहनों ने ही वो भूमि दान की प्रथा शुरू की थी, Obviously. ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को जमीन देना। जी हाँ, लैंड ग्रांट्स यहीं से शुरुआत हुई। और उन्होंने सीसे के मतलब लीड के सिक्के चलाए, जो काफी यूनिक था उस वक्त के लिए। तांबे कांसे के भी थे, पर लीड कॉइन्स इनकी पहचान है। वास्तुकला में भी तो इनका काफी योगदान रहा है ना, अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह। बिल्कुल, रॉक कट आर्किटेक्चर में इनका बड़ा हाथ रहा। बहुत सारे चैत्य मतलब पूजा हॉल और विहार यानी भिक्षुओं के रहने की जगह चट्टानों को काटकर बनवाए। और अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप भी तो इन्होंने ही बनवाए। जी, अमरावती और नागार्जुनकोंडा में बड़े स्तूप बनवाए। काफी शानदार काम है इनका आर्किटेक्चर में। अच्छा, अब आते हैं उस दौर पर जब मध्य एशिया से हमले होने लगे। यहाँ से मामला और पेचीदा हो जाता है। हाँ, यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। करीब 200 ईसा पूर्व के आसपास से नॉर्थ वेस्ट से सेंट्रल एशियन जनजातियों के हमले शुरू हुए। वजह मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया था। बिल्कुल। मौर्यों की पकड़ ढीली पड़ गई थी सीमाओं पर। और दो बड़ी वजहें और थीं। एक तो चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रही थी, तो उधर से जनजातियां पश्चिम की तरफ धकेली गईं। अच्छा। और दूसरा, पश्चिम एशिया में जो सेल्यूसिड एम्पायर था वो भी कमजोर पड़ रहा था, तो रास्ता खुल गया। तो सबसे पहले कौन आए? इंडो ग्रीक्स। हाँ, इंडो ग्रीक्स। ये पहले थे जिन्होंने हिंदू कुश पहाड़ पार करके भारत में हमला किया। इनमें सबसे फेमस राजा तो मिनांडर या मिलिंद थे, है ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वही मिनांडर या मिलिंद। उनकी और बौद्ध भिक्षु नागसेन की बातचीत पर तो पूरी किताब है, मिलिंद पन्हो, काफी मशहूर है। और इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स जारी किए। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और इनकी जो कला थी हेलेनिस्टिक आर्ट, उसी से आगे चलकर गांधार कला मतलब गंधार आर्ट निकली। इनकी राजधानी सियालकोट थी। उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया था और उसी जीत की याद में विक्रम संवत शुरू किया 57 बीसी में। बिल्कुल सही। शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन आए। उनका जूनागढ़ शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो संस्कृत वाला शिलालेख। जी, वो संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख माना जाता है। उसमें उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत का जिक्र किया है। ये वही झील है जिसे मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अच्छा, मतलब मौर्यों के बनाए काम को बाद के शासकों ने भी संभाला। हाँ, ये कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। और फिर आए कुषाण, कुशानज। ये तो बहुत ही पावरफुल थे। हाँ, कुषाण। ये यूची या तो तुचारियंस कहे जाने वाले कबीले से थे। इनकी राजधानियां दो थीं, पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा। जी हाँ, पुरुषपुर और मथुरा। पहले शासक थे कुजुल कटफिसिस, फिर विम कटफिसिस। विम कटफिसिस ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक तो कनिष्क माने जाते हैं। बिल्कुल, कनिष्क सबसे महान कुषाण शासक। उन्होंने 78 एडी में शक संवत साका एरा शुरू किया, जिसे भारत सरकार आज भी अपने आधिकारिक कैलेंडर के तौर पे इस्तेमाल करती है। और कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्यों? हाँ, सेकंड अशोका भी कहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को, खासकर महायान शाखा को बहुत संरक्षण दिया। और कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी आयोजित करवाई थी। कुषाणों का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा?
वो तो यहीं के होकर रह गए ना। हाँ, वो पूरी तरह भारतीय समाज में एब्जॉर्ब हो गए। ऐसा माना जाता है कि पगड़ी, शेरवानी या लंबे कोट जैसी चीजें उन्हीं की देन हैं। मिट्टी के बर्तन, खासकर रेड वेयर पॉटरी, भी उनके समय की पहचान है। और उन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जी हाँ, मात्रा और शुद्धता दोनों के लिहाज से कुषाणों के सोने के सिक्के बहुत महत्वपूर्ण थे। क्या वो किसी एक धर्म को मानते थे? उनके सिक्कों पर शिव और बुद्ध दोनों की आकृतियां मिलती हैं, तो लगता है वो दोनों की ही पूजा करते थे, या कम से कम दोनों का सम्मान करते थे। और व्यापार, सिल्क रोड वाला कनेक्शन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिल्क रोड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इससे भारत, चीन और रोम के बीच व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, और इसी व्यापार से भारत में खूब सोना आया। अच्छा, और इसी कुषाण काल में कला की वो दो मशहूर शैलियां, गांधार और मथुरा, वो फली फूली। बिल्कुल, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों कुषाणों के संरक्षण में ही विकसित हुई। दोनों में बुद्ध की मूर्तियां बनी, पर स्टाइल अलग था। हाँ, यही फैसिनेटिंग बात है। तो मतलब एक ही समय में दो अलग अलग स्टाइल चल रहे थे। हाँ, और दोनों का अपना अपना महत्व है। इस पूरे दौर में साहित्य और विज्ञान में भी कुछ काम हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित लिखी, जो संस्कृत काव्य का बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा महावस्तु, दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ भी हैं। और हाँ, वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी पोस्ट मौर्यन या गुप्त काल के शुरुआती दौर का माना जाता है। और साइंस, चिकित्सा वगैरह। हाँ, चिकित्सा में चरक की चरक संहिता आयुर्वेद का आधार ग्रंथ है, और सुश्रुत का शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी पर काम भी इसी युग की देन माना जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां थीं। तो अगर हम सार निकालें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन तो हुआ, मतलब राजनीतिक बिखराव आया। हाँ, कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी। और मध्य एशिया से जो आक्रमण हुए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति, कला और व्यापार पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल, ये एक तरह से उथल-पुथल का दौर था, लेकिन इसी उथल-पुथल से नई चीजें भी निकली। बाहरी प्रभाव आए और भारतीय परंपराओं के साथ मिले। आज हम गुप्ता डायनेस्टी के दौर पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी हाँ। इसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। हाँ, ये समय था लगभग 320 एडी से लेकर मान लीजिए 543 एडी तक का। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? फाउंडर से? हाँ, देखिए, फाउंडर तो थे श्री गुप्ता, और फिर उनके बाद घटोत्कच का नाम आता है। लेकिन जो असली एक्सपेंशन है वो शुरू हुआ चंद्रगुप्त वन के साथ। उनका समय था 319 से 335 एडी। अच्छा, चंद्रगुप्त वन। जी, उन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल अपनाया, जी, राजाओं के महाराज एक तरह से। काफी बड़ा टाइटल है ये तो। हाँ, ये उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। और फिर उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह हुआ, जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक अलायंस था उस वक्त। और यहीं से मतलब 319 एडी से गुप्ता एरा की शुरुआत भी मानी जाती है। उन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिन्हें दिनारा कहा गया। और इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक। वी.एस. स्मिथ ने तो उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया तक कहा है। अरे वाह! उनकी विजयों का जो मुख्य सोर्स है वो है हरिसेना की लिखी हुई प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर मिलती है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त युद्ध में कभी नहीं हारे, अजेय थे। कमाल है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जो उनकी संप्रभुता का प्रतीक था। और वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, कला प्रेमी भी थे। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त टू, हाँ, इनके बारे में सुना है। शायद इन्होंने अपने भाई रामगुप्ता को हटाया था। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने पश्चिम भारत के सका शासकों को हराया, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने धुवा देवी से विवाह किया था। अच्छा, और सकास को हराने के बाद उन्होंने कोई उपाधि ली थी? जी हाँ, बहुत प्रसिद्ध उपाधि, विक्रमादित्य की। और जो दिल्ली में मेहरौली का आयरन पिलर है ना, जो आज तक जंग रहित है, हाँ हाँ, वो अजूबा, उसे अक्सर इन्हीं से जोड़ा जाता है। और ये पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के जारी किए। अच्छा। और इनके दरबार की एक और खास बात थी, नवरत्न। इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे महाकवि कालिदासा, खगोल शास्त्री वरा मेहरा, चिकित्सक धन्वंतरी और कोशकार अमर सिम्हा,
जैसे लोग। ये उस दौर की बौद्धिक समृद्धि का प्रमाण है एक तरह से। बिल्कुल लगता है हर क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद थे। हाँ, और इन्हीं के समय चीनी यात्री फायन भी भारत आया था। उसने काफी कुछ लिखा है उस समय के समाज और प्रशासन के बारे में। अच्छा, फायन इन्हीं के समय आया था। तो ये तो हुआ एक शिखर। जी इसके बिल्कुल। बाद क्या हुआ? पतन शुरू हो गया? एकदम से पतन नहीं, लेकिन हाँ, चुनौतियां बढ़ने लगी। चंद्रगुप्त II के बाद आए कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट, इन्होंने कुछ खास किया? इनकी सबसे प्रसिद्ध देन है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। ये तो बहुत बड़ा काम था। जी बिल्कुल, ज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना वो। लेकिन इनके शासन के अंत तक उत्तर पश्चिम से हुना आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था। हुनाज। हाँ, ये तो काफी खतरनाक माने जाते थे। जी। तो फिर स्कंदगुप्ता, उनके सामने ये चुनौती आई। और उन्होंने सामना किया? हाँ, सफलतापूर्वक। उन्होंने हुनास को पीछे धकेला। इसका जिक्र भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ये उनकी एक बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। अच्छा, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जी। में। जी। और उन्होंने गुजरात में सुदर्शन लेख की मरम्मत भी करवाई। तो स्कंदागुप्ता ने स्थिति संभाली। चलिए अब जरा प्रशासन की बात करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य था, चलता कैसे था ये सब? देखिए, गुप्ता प्रशासन की एक खास बात थी कि वो काफी हद तक डिसेंट्रलाइज था, मतलब विकेंद्रीकृत। डिसेंट्रलाइज्ड कैसे? पूरा एम्पायर जो था वो भुक्तीज यानी प्रांतों में बटा था। हर भुक्ति का एक हेड होता था, जिसे उपारिका कहते थे। उपारिका, प्रांतों का प्रमुख। हाँ, फिर भुक्तीज आगे विषयाज यानी जिलों में बटे होते थे। इनको विषयपति संभालते थे। और सबसे नीचे? गांव। बिल्कुल। सबसे छोटी इकाई गांव यानी ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामिका होता था। तो एक स्ट्रक्चर था पूरा। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है। और केंद्र में कौन से मुख्य अधिकारी होते थे? प्रांतीय स्तर पर तो कुमारा मात्यास काफी महत्वपूर्ण अधिकारी थे। केंद्र में अगर देखें तो महादंडनायक, जो न्याय या सेना से जुड़े हो सकते थे। संधि विग्राहिका, जो युद्ध और शांति मंत्री जैसा पद था। संधि विग्राहिका, युद्ध और शांति मंत्री। जी। और शहरों के प्रशासन में नगारा श्रेष्ठी की भूमिका अहम थी, जो शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारियों के गिल्ड के प्रमुख होते थे। अच्छा। एक दिलचस्प बात यह है कि हरिसेना, जो समुद्रगुप्त के कवि थे, वो एक साथ कई पदों पर थे। कुमारा मात्या भी, संधि विग्रहिका भी और महादंडनायका भी। अरे, एक ही व्यक्ति इतने सारे पदों पर? हाँ, ये दिखाता है कि योग्यता शायद ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सही बात है। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। जाहिर है कृषि मुख्य आधार रहा होगा। टैक्सेस वगैरह कैसे थे? हाँ, अर्थव्यवस्था तो कृषि प्रधान ही थी और कई तरह के टैक्सेस का जिक्र मिलता है। सबसे जरूरी था भागा। भागा? जी, ये उपज का 16 हिस्सा होता था जो राजा को जाता था। फिर भोगा था, जो शायद राजा को रोज मिलने वाले फल, फूल, सब्जी वगैरह होते थे। अच्छा, रोजमर्रा की चीजें। हाँ, इनके अलावा ऊपरी करा नाम का एक अतिरिक्त कर था, हलीवाकार यानी हल पर लगने वाला कर, उदा का भागा, पानी या सिंचाई पर कर, और हिरण्य शायद नकद में लिया जाने वाला कोई विशेष कर था। काफी तरह के टैक्सेस थे। जी, और एक चीज और थी, विष्टि। विष्टि, ये क्या था? ये फोर्स्ड लेबर या बेगार थी, मतलब बिना मजदूरी के काम करवाना। इसका भी चलन था। फोर्स लेबर। हाँ, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए ये काल सबसे ज्यादा जाना जाता है, मतलब कला, साहित्य, संस्कृति। गोल्डन एज क्यों कहते हैं इसे आखिर? देखिए, इसे गोल्डन एज कहने का मुख्य कारण यही है कि इस दौर में साहित्य, विज्ञान, कला, वास्तुकला, इन सब में अभूतपूर्व विकास हुआ। एक तरह का पुनर्जागरण था ये। धार्मिक माहौल कैसा था? धार्मिक रूप से देखें तो ब्राह्मणिज्म का एक तरह से पुनरुत्थान हुआ। विष्णु पूजा काफी प्रमुख हो गई, भगवत धर्म फैला। लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्म खत्म हो गए। बुद्धिस्ट धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था। जैसे नालंदा महाविहारा का बनना। बिल्कुल, नालंदा इसका बड़ा उदाहरण है। और जो इनके समकालीन वाकाटकास थे, उन्होंने भी अजंता की गुफाओं में जो काम करवाया, वो भी अद्भुत है। बौद्ध कला का बेहतरीन नमूना। तो वास्तुकला और मूर्तिकला के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं आप गुप्त काल के? जरूर। जैसे उदयगिरी है विदिशा के पास, वहां वराह की विशाल मूर्ति है। देवगढ़ ललितपुर में वहां का दशावतार मंदिर, वो शायद शुरुआती मंदिरों में से है जिसमें शिखर मिलता है। अच्छा, शिखर वाला मंदिर। हाँ, और कानपुर के पास भीतर गांव का ईंटों से बना मंदिर, ये सबसे पुराने बचे हुए ईंट मंदिरों में से एक है। बहुत महत्वपूर्ण है। और चित्रकला?
मध्य प्रदेश में जो बाघ केव्स हैं उनकी चित्रकला भी बहुत सुंदर है। वो अजंता शैली से मिलती जुलती है। और साहित्य साहित्य में तो कालिदास का नाम सबसे ऊपर आता है ना? हाँ बिल्कुल, कालिदासा के बिना तो गुप्त काल की बात ही अधूरी है। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्य जैसे मेघदूता, रघुवंशा, ये सब कालजयी रचनाएं हैं। जी। फिर शूद्राका का नाटक है मृच्छकटिका। वो उस समय के शहरी जीवन, समाज का बड़ा सजीव चित्रण करता है। मृच्छकटिका, हाँ, ये भी काफी प्रसिद्ध है। जी। तो संक्षेप में कहें तो गुप्ता डायनेस्टी का दौर प्रशासन, सैन्य विजयों और सबसे बढ़कर कहें तो कला, साहित्य और ज्ञान विज्ञान में एक शिखर था, है ना? बिल्कुल। महाराजाधिराज से लेकर नवरत्नों तक और मंदिरों से लेकर साहित्य तक इसकी छाप आज भी दिखती है। एकदम सही कहा। आज हम नजर डाल रहे हैं गुप्ता साम्राज्य के बाद के भारत पर। जी, गुप्तास की डिक्लाइन के बाद देखिए एक वैक्यूम सा बन गया था और कई रीजनल शक्तियां उभर कर आईं। तो आज हम कुछ प्रमुख वंशों को समझेंगे। जी हाँ, जैसे पुष्यभूतिज हैं, फिर चालुक्याज और होयसालाज। शुरुआत करते हैं पुष्यभूति या वर्धना डायनेस्टी से। इनका बेस शुरू में थानेश्वर, हरियाणा में था, है ना? हाँ बिल्कुल, थानेश्वर जो आज का कुरुक्षेत्र के पास है। इस डायनेस्टी के फाउंडर तो पुष्यभूति थे, लेकिन इसका जो सबसे मशहूर नाम है वो हर्षवर्धना का है। वो अपने बड़े भाई राज्यवर्धना उनकी मौत के बाद राजा बने थे और उन्होंने फिर अपनी कैपिटल स्ट्रैटेजिकली कन्नौज शिफ्ट कर ली। हाँ, कन्नौज तो नॉर्थ इंडिया का एक मेजर पॉलिटिकल सेंटर बन गया था उस वक्त। और इनके दरबार में वो फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग। हाँ, ह्यूएन सांग, वो आए थे। उन्होंने अपने ट्रैवलॉग सी यू की में उस समय के भारत का, हर्षवर्धना के राज का काफी डिटेल में विवरण दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। सुना है हर्षवर्धन सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि खुद भी काफी पढ़े लिखे थे। उनका कला और साहित्य में काफी रुझान था। उन्होंने खुद 3 जाने माने संस्कृत नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। और उनके कोर्ट पोएट बाना भट्टा, उनका भी जिक्र आता है सोर्सेज में। हाँ, बाना भट्टा। उन्होंने हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी, हर्षचरिता, और एक फेमस संस्कृत रोमन भी लिखा, कदम्बरी। अच्छा, तो पॉलिटिकल साइड पे उन्होंने मौखरीज के साथ भी कुछ अलायंस किया था? जी हाँ, उन्होंने अपनी बहन राजेश्वरी की शादी मौखरी राजा से की थी, जिससे उनकी पॉलिटिकल पोजीशन और मजबूत हुई। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस, मतलब उनका राज, पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, खासकर साउथ इंडिया में। ये सही है। उनका जो एक्सपेंशन था साउथ की तरफ, वो नर्मदा नदी पर रोक दिया गया। किसने रोका था? उन्हें वहां बदामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये हार उनकी मिलिट्री पावर की एक सीमा दिखाती है कि नर्मदा के पार उनका जोर नहीं चल पाया। अच्छा, तो पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र हमें सीधा ले आता है चालुक्याज ऑफ बादामी पर। जी। सोर्सेज कहते हैं कि ये शुरू में कदम्बाज ऑफ बनावसी के अधीन काम करते थे, मतलब फ्यूडेटरीज थे। हाँ, ये शुरू में कदम्बास के फ्यूडेटरीज थे। चालुक्याज डेक्कन में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। फाउंडर तो जयासिम्हा थे, लेकिन असली शक्ति और प्रेस्टीज पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में आई। उनका शासनकाल लगभग 610 से 642 एडी तक था। और पुलकेशिन द्वितीय ने सिर्फ हर्षवर्धना को ही नहीं रोका। नहीं, उन्होंने साउथ में पल्लवा राजा महेंद्र वर्मन वन को भी हराया था। एक बड़ी जीत थी ये, और इसी जीत के बाद उन्होंने दक्षिणा पथेश्वरा का टाइटल लिया। दक्षिणोपथेश्वरा मतलब लॉर्ड ऑफ द साउथ, काफी पावरफुल टाइटल है। बिल्कुल। और इनके बारे में जानकारी का मेन सोर्स वो आयहोड इंस्क्रिप्शन है ना, जिसे उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखा था। एकदम सही। रवि कीर्ति का आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड की मिलिट्री कैंपेन्स और उनकी उपलब्धियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्ति, मतलब एक यूलोजी है। लेकिन उनकी भी हार हुई थी, मतलब पुलकेशिन सेकंड की। हाँ, उनका अंत भी युद्ध में हुआ। उन्हें पल्लवा राजा नरसिम्हावर्मन फर्स्ट ने हराया और मार दिया। नरसिम्हावर्मन ने इसके बाद वातापी कोंडा का टाइटल लिया। वातापी कोंडा मतलब वातापी यानी बादामी का विजेता। करेक्ट। और फिर इवेंचुअली जो लास्ट बादामी चालुक्य राजा थे, कीर्तिवर्मन सेकंड, उन्हें उनके ही एक सामंत फ्यूडिटरी, फिर से फ्यूडिटरी सिस्टम, हाँ, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर दंती दुर्गा ने हराकर राष्ट्रकूटा वंश की स्थापना कर दी। तो चालुक्यास का अंत ऐसे हुआ। चालुक्यास का आर्किटेक्चर में भी बड़ा योगदान रहा है शायद। ऐहोले को तो क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं।
यहाँ 70 से ज्यादा मंदिर हैं अलग अलग स्टाइल्स के। अच्छा, और यहीं पर नॉर्थ इंडिया के नागरा स्टाइल और साउथ इंडिया के द्राविड़ा स्टाइल के एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया स्टाइल डेवलप हुआ जिसे वेसारा स्टाइल कहते हैं। पट्टादालकल में तो ये दोनों स्टाइल्स के मंदिर साइड बाय साइड मिलते हैं। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वेसारा स्टाइल ये चालुक्यास की देन है, ठीक है। अब अगर हम डेक्कन से थोड़ा और साउथ की तरफ बढ़ें तो होयसाला डायनेस्टी का जिक्र आता है। सोर्सेस कहते हैं ये भी किसी के फ्यूडेटरी थे शुरू में। हाँ, होयसालास पहले कल्याणी के चालुक्यास, जिन्हें लेटर या वेस्टर्न चालुक्यास भी कहते हैं, उनके फ्यूडेटरीज थे। अच्छा, उनके अंडर थे। जी, इनकी कैपिटल थी द्वारा समुद्र, जिसे आजकल हलेबीडु कहते हैं कर्नाटका में। फाउंडर नृपाकामा II थे, लेकिन विष्णुवर्धना एक इम्पॉर्टेंट राजा हुए जिन्होंने होयसाला पावर को बढ़ाया। पर होयसालास की असली पहचान, उनकी लेगेसी जो है, वो उनके अद्भुत मंदिर है। हाँ, होयसाला टेम्पल्स के बारे में सुना है। उनकी क्या खासियत थी? कुछ अलग था उनमें? बहुत अलग। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी एक्सट्रीमली इंट्रिकेट और डिटेल्ड कार्विंग, मतलब पत्थर पर जैसे लेस का काम किया हो। और उनके मंदिरों का जो प्लेटफॉर्म होता था वो अक्सर स्टार शेप्ड होता था। स्टार शेप्ड। सिर्फ देखने में यूनिक नहीं था, इससे मंदिर की दीवारों पर कार्विंग के लिए और ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता था। इमेजिन कीजिए, हर कोने, हर एंगल पर बेहतरीन मूर्तियां और डिजाइन। कमाल है। कौन से फेमस टेम्पल्स हैं इनके? बेलूर का चन्नकेशवा टेम्पल जो विष्णु को समर्पित है, और हालेबिदु का होयसलेश्वरा टेम्पल जो शिवा को समर्पित है। ये दोनों कमाल के एग्जाम्पल्स हैं। होयसलेश्वरा तो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गया है। अच्छा, इनकी स्टाइल में कुछ लोग मानते हैं भूमिजा आर्किटेक्चर जो सेंट्रल इंडिया में पॉपुलर था, उसका भी थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इनके टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में हिंदू देवताओं के साथ साथ जैन बसादीज यानी जैन श्राइन्स भी मिलती हैं। अच्छा, जैन श्राइन्स भी। ये तो उस समय की धार्मिक सहनशीलता, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाता है। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनके कल्चर का। तो अगर हम इन अलग-अलग सोर्सेस को देखें, इन डायनेस्टीज को समझें, तो ये साफ है कि गुप्ता साम्राज्य के बाद का जो इंडिया था वो फ्रैगमेंटेड जरूर था, लेकिन ये रीजनल पावर्स के उभरने का, उनके फ्लरिश करने का भी समय था। पुष्यभूतिज नॉर्थ में, चालुक्याज डेक्कन में और होयसालाज साउथ में। हाँ, और सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने रीजन के कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और खास तौर पर आर्किटेक्चर पर एक गहरी छाप छोड़ी है। नमस्कार, आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही खास, एक बड़े दिलचस्प दौर की पड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ, इसे संगम एज कहा जाता है। ये समय है लगभग 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच का। हाँ, मोटा मोटा यही टाइम फ्रेम है। और ये वो इलाका है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण में पड़ता है, मतलब एकदम सदर्न इंडिया। सही। और ये मेगालिथिक एज, जिसे हम आयरन एज भी कहते हैं, उसके बाद का समय है। अच्छा, मेगालिथिक एज मतलब वो बड़े पत्थरों वाला युग। हाँ, वही। और वो खास तरह के बर्तन भी, काले और लाल रंग के। बिल्कुल, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, वो भी इसी संक्रमण काल की और फिर संगम एज की भी एक पहचान है। तो ये संगम नाम कैसे पड़ा, इसका क्या मतलब है? देखिए, संगम का सीधा मतलब है असेंबली या सभा। इस दौर में तमिल कवियों की बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई जिन्हें संगम कहा गया। अच्छा, कवियों की सभाएं। जी, माना जाता है कि कुल 3 संगम हुए, पहले 2 मदुरई और कपाटपुरम में। मदुरई और कपाटपुरम। हाँ, और तीसरा संगम फिर से मदुरई में हुआ। कहते हैं कि इन सभाओं को पांड्या राजाओं का संरक्षण मतलब पेट्रोनेज मिला था। अच्छा, पांड्या राजाओं। जी, और इन सभाओं के अध्यक्ष भी बड़े विद्वान लोग थे, जैसे ऋषि अगस्त्य, फिर तोलकापियर और नक्कीरार। वाह, बड़े नाम है ये तो। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। तो इन्हीं संगमों की वजह से इस पूरे युग को संगम एज कहा जाने लगा। समझ गया। अब इन स्रोतों में 3 बड़े राजवंशों का जिक्र बार बार आता है, शेरा, चोला और पांड्या। हाँ, बिल्कुल। इन्हें मिला के मूवेंदार कहा गया ना? सही। मूवेंदार मतलब 3 बड़े सरदार या राजा। ये तीनों राजवंश आज के तमिलनाडु और केरला के हिस्सों पर उस समय राज करते थे। तो एक एक करके बात करें। पहले चेरास के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, चेरास का राज मुख्यतः आज के केरला और तमिलनाडु के कुछ पश्चिमी हिस्सों में था। अच्छा, केरला वाला इलाका। जी, इनकी कैपिटल मतलब राजधानी थी वंजी। कुछ स्रोत इसे वंजी करूर भी कहते हैं। वंजी, ठीक है। और इनके पोर्ट्स, बंदरगाह, व्यापार भी तो होता होगा? बिल्कुल, इनके मुख्य बंदरगाह थे मुजिरिस, जिसे कुछ लोग मुचिरिस भी लिखते हैं, और टोंडी।
ये पश्चिमी दुनिया, खासकर रोमन एम्पायर के साथ व्यापार के लिए बहुत अहम थे। अच्छा, रोमन्स के साथ ट्रेड। जी हाँ, और इनका निशान मतलब एम्बलम था धनुष बाण। बो एंड एरो। सेंगुतुवन को सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली चेरा राजा माना जाता है। उनकी खास बात यह है कि उन्होंने कन्नागी पूजा शुरू की थी। कन्नागी पूजा, ये क्या थी? ये देवी कन्नागी की पूजा थी, जो पवित्रता, सतीत्व और न्याय की देवी मानी जाती हैं। सिलापतिकरम नाम के महाकाव्य की नायिका है वो। चलिए अब चोलास की बात करते हैं। इनका इलाका चोला मंडलम कहलाता था, जिसे आज कोरोमंडल तट कहते हैं। सही कहा, कोरोमंडल तट का नाम चोला मंडलम से ही आया है। इनका इलाका मुख्य रूप से कावेरी नदी के डेल्टा में था। कावेरी डेल्टा मतलब उपजाऊ इलाका। हाँ, बहुत उपजाऊ। इनकी शुरुआती राजधानी थी उरायूर। ये जगह सूती कपड़े मतलब कॉटन के व्यापार के लिए बहुत मशहूर थी। बाद में इनकी राजधानी बनी पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ये कावेरी नदी के मुहाने पर एक बहुत बड़ा शहर और अहम बंदरगाह भी था। और चोलास का निशान था बाघ, टाइगर। टाइगर। और राजाओं में कोई खास नाम? एलारा और करिकाला का जिक्र है। हाँ, एलारा शुरुआती राजाओं में से थे जिनका जिक्र मिलता है। कहते हैं उन्होंने श्रीलंका पर भी शासन किया था कुछ समय। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुए करिकाला चोला। करिकाला। हाँ, नोट्स में बैटल ऑफ वेनी का जिक्र है इनके नाम के साथ। ये क्या था? हाँ, बैटल ऑफ वेनी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इसमें करिकाला ने अकेले ही चेरा और पांड्या राजाओं की मिली-जुली सेनाओं को हराया। इसमें कुछ और छोटे सरदार भी शामिल थे। अकेले ही चेरा और पांड्या दोनों को? और इनकी नेवल पावर मतलब नौसेना वो भी मजबूत थी। हाँ, चोलों की नौसेना काफी मजबूत थी, जो उनके समुद्री व्यापार और प्रभाव के लिए जरूरी थी। ये बंगाल की खाड़ी में काफी सक्रिय थे। समझ गया। अब तीसरे राजवंश पर आते हैं, पंड्यास। इनका निशान मछली, फिश था। सही। पांड्याज ने तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों पर मतलब एकदम नीचे राज किया। दक्षिणी तमिलनाडु। और इनकी राजधानी? इनकी राजधानी थी मदुरई। ये वैगई नदी के किनारे बसी थी और ये शहर संगम सभाओं का केंद्र भी रहा, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, मदुरई तो संगम का केंद्र था ही। और इनका बंदरगाह? इनका मुख्य बंदरगाह था कोरकाय। ये मोतियों पर्ल्स के लिए बहुत मशहूर था। पर्ल्स के लिए? अच्छा, मैंने पढ़ा था कि मेगास्थनीज ने भी इनका जिक्र किया है। बिल्कुल सही। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिका में पांड्य राज्य का जिक्र किया है। उन्होंने खास तौर पर यहाँ के मोतियों के व्यापार और इस राज्य पर एक रानी के शासन का भी उल्लेख किया है, जो थोड़ी अलग बात है। और ये रोमन एम्पायर के साथ भी व्यापार करते थे? जी हाँ, तीनों ही राजवंशों के रोमन एम्पायर के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। लेकिन पांड्य राज्य मोतियों और अन्य कीमती सामानों के लिए खास तौर पर जाना जाता था रोमन्स के बीच। इनके सिक्कों के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये तो हो गई राजवंशों की बात। चेरा, चोला, पांड्या, उनकी राजनैतिक और व्यापारिक गहमा गहमी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस युग की असली पहचान शायद इसके साहित्य में बसती है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संगम लिटरेचर इस युग की आत्मा है, कह सकते हैं। संगम लिटरेचर को मोटे तौर पर दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है मेलकनक्कू और दूसरा भाग है किलकनक्कू। और वो एक व्याकरण ग्रंथ का भी जिक्र था, तुल्काप्यम। जी हाँ, तुल्काप्यम। ये दूसरी संगम सभा के दौरान लिखा गया माना जाता है और इसके लेखक थे तुल्काप्यार। ये सिर्फ तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें उस समय के समाज, रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है। ये सबसे पुराना उपलब्ध तमिल ग्रंथ है। और वो मशहूर महाकाव्य एपिक्स, उनका भी जिक्र है नोट्स में। हाँ बिल्कुल, संगम युग के बाद लेकिन उसी परंपरा में दो बहुत प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखे गए, सिलप्पथिकाराम और मणिमेकलाई। सिलप्पथिकारम, ये किसकी कहानी है? सिलप्पथिकारम के लेखक इलंगो आदिगाल थे, जो कहते हैं चेरा राजकुमार थे। ये कोवेल्लन नाम के एक व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नगी और माधवी नाम की एक नर्तकी की दुखद कहानी है। इसमें कन्नगी के न्याय के लिए संघर्ष और उसके सतीत्व की शक्ति का वर्णन है। अच्छा, वही कन्नगी जिनकी पूजा सेनगुतवान ने शुरू की थी? बिल्कुल वही। ये महाकाव्य कन्नगी पूजा का आधार है। और दूसरा महाकाव्य मणिमेकलाई। मणिमेकलाई की लेखिका चितालाई ये सिलप्पथिकारम की कहानी को आगे बढ़ाती है। ये कोवेलन और माधवी की बेटी मणिमेकलाई की कहानी है,
जो जीवन में दुख देखकर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव दिखता है। अच्छा, तो एक कहानी पति पत्नी के रिश्ते और न्याय पर है, दूसरी बेटी के आध्यात्मिक सफर पर। बिल्कुल हाँ, और दोनों ही तमिल साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। ये हमें उस समय के समाज, धर्म और जीवन मूल्यों की गहरी समझ देते हैं। बिल्कुल। अब अगर समाज की बात करें तो इन ग्रंथों से समाज के बारे में क्या पता चलता है? क्या वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज थी? जैसी कठोर वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन समाज वर्गों में बटा हुआ था, खासकर जमीन और व्यवसाय के आधार पर। अच्छा, जमीन और व्यवसाय के आधार पर कैसे? जो रूलिंग क्लास थी, मतलब राजा और उनके संबंधी, उन्हें अरासर कहा जाता था। अरासर, ठीक है। व्यापारियों को वैश्यार कहते थे। जो अमीर जमींदार थे, जिनके पास बहुत जमीन थी, उन्हें विल्लालार कहा जाता था। ये काफी प्रभावशाली वर्ग था। विल्लालार अमीर जमींदार। और आम किसान, हल चलाकर खेती करने वाले किसानों को उजावर कहते थे। उजावर। और जो भूमिहीन मजदूर थे या दास थे, उन्हें कडाइसियर या अदिमई कहा जाता था। कडाइसियार अदिमई मतलब भूमिहीन मजदूर या दास। जी। और शासन कैसा था? राजा का बेटा राजा? हाँ, शासन का स्वरूप मुख्य रूप से हेरिडिटरी मोनार्की था, मतलब वंशानुगत राजतंत्र। राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। एक और बहुत ही अनोखी बात जो इन स्रोतों से पता चलती है वो है ज्योग्राफी या थिनाई का कंसेप्ट। जी। ये क्या था? ये बड़ा अलग सा लग रहा है। हाँ, ये संगम युग की एक बहुत ही खास और अनूठी विशेषता है। थिनाई का मतलब है एक तरह का इकोजोन या भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र? जी। पूरे तमिल क्षेत्र को 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों या थिनाई में बांटा गया था, और हर थिनाई का अपना एक अलग लैंडस्केप, अपना देवता, अपना मुख्य व्यवसाय और अपनी जीवन शैली थी। 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र। जी। कौन कौन से थे ये? पहला था कुरिंजी। ये पहाड़ी इलाका था। यहाँ के लोगों का मुख्य काम शिकार करना और शहद जमा करना था। दूसरा पल्लाई, ये सूखा रेगिस्तानी जैसा इलाका था। यहाँ जीवन कठिन था, तो लोग अक्सर लूटपाट या लंबी यात्राओं पर निकल जाते थे। तीसरा मुल्लाई, ये जंगल और चारागाह का इलाका था। यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, दूध दही का काम करते थे। चौथा मरुतम, ये सबसे उपजाऊ मैदानी इलाका था, नदी घाटियों वाला। यहाँ मुख्य काम खेती था, खासकर चावल की। पांचवा नेतल, ये तटीय क्षेत्र था, समंदर का किनारा। यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे और नमक बनाते थे। वाह! कुरुंजी, पलाई, मुलाई, मरुतम, नेतल, ये तो दुनिया को देखने का, समाज को समझने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब प्रकृति और व्यवसाय के आधार पर पूरी जीवनशैली बंटी हुई थी। बिल्कुल। और ये विभाजन सिर्फ भूगोल का नहीं था, ये साहित्य में भी झलकता है। अगम कविताओं में प्रेम के अलग अलग मूड्स को इन थिनाई से जोड़ा गया है, जैसे प्रेमियों का मिलना कुरुंजी में, इंतजार मुलई में, विरह पालई में, झगड़ा मरुतम में। अरे वाह! ये तो बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि कैसे लोगों का जीवन, उनकी भावनाएं, उनका साहित्य, सब कुछ उनके पर्यावरण से कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। निश्चित रूप से ये संगम संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। तो ये थी संगम एज की एक झलक। हमने राजवंश देखे, चेरा, चोला, पांड्या, उनका आपसी संघर्ष, उनका व्यापार, खासकर रोमन्स के साथ। हाँ, और उनकी राजधानियां, बंदरगाह, निशान। फिर हमने उस दौर के समृद्ध साहित्य की बात की, मिल्कनाक्कू, किल्कनाक्कू, तोल्कापियम और वो महान महाकाव्य सिलापत्थीकरम और मानेमेकलाई। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास के 2 अहम चैप्टर्स को देखेंगे। बिल्कुल। पहला, उत्तर भारत में कन्नौज के लिए जो एक लंबा संघर्ष चला, जिसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। और दूसरा, दक्षिण भारत का मतलब बेहद शक्तिशाली चोल राजवंश, चोला डायनेस्टी। और ये विश्लेषण दिखाएगा कि कैसे 8वीं से 10वीं सदी के बीच में मतलब कन्नौज पर कब्जा करना एक तरह से सिंबल ऑफ पावर बन गया था। अच्छा। जिसके लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों बड़े वंश आपस में भिड़ते रहे। और फिर हम देखेंगे चोल साम्राज्य की भव्यता, उनका ग्रैंडियोर, खासकर उनकी नेवी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और जाहिर है उनके अद्भुत मंदिर। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से। और यहीं पे सत्ता के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच एक लंबा मतलब काफी लंबा संघर्ष चला। हाँ, करीब 200 साल तक चला ये। तो देखिए, पूर्व में थे पाल वंश के शासक। इनका मुख्य इलाका बंगाल था। बंगाल, ओके। इसके फाउंडर थे गोपाल और एक बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए धर्मपाल,
जिन्होंने, आपको पता होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हाँ हाँ, विक्रमशिला। ज्यादातर महायान बौद्ध धर्म को मानते थे। अच्छा, और दूसरे? फिर आते हैं पश्चिम और मध्य भारत में, वो थे गुर्जर प्रतिहार। इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। नागभट्ट प्रथम। हाँ, और इनकी राजधानी कन्नौज भी रही, उज्जैन भी रही। और तीसरे कौन थे इस रेस में? तीसरे थे दक्षिण से आते हुए राष्ट्रकूट। इनका दबदबा दक्कन क्षेत्र में था। तो आप सोचिए, एक पूर्व से, एक पश्चिम मध्य से और एक दक्षिण से, तीनों कन्नौज पर कब्जा चाहते थे। मतलब कन्नौज उस वक्त का दिल्ली जैसा रहा होगा, है ना? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। सामरिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। तो इनके बीच लगातार लड़ाइयां चलती रहीं और इसका नतीजा ये हुआ कि आखिर में तीनों ही शक्तियां कमजोर हो गई। ये तो होता ही है लंबे संघर्षों में। तो ये थी उत्तर भारत की कहानी। अब जरा दक्षिण की तरफ चलते हैं, चोल डायनेस्टी की ओर। इनका टाइम पीरियड क्या बताया? लगभग 850 से 1280 एडी। हाँ, मोटे तौर पर ये करीब 400 साल। इनकी दोबारा शुरुआत की विजयालय ने। विजयालय? हाँ, विजयालय। उन्होंने कावेरी डेल्टा में तंजौर, जिसे आज तंजावुर कहते हैं, उस पर कब्जा किया, वहां के मुत्तरियार शासकों को हराकर। और फिर इनके बड़े राजा। हाँ। असली उभार तो आया बाद के राजाओं के समय। खासकर दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है परांतक प्रथम के बाद, राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। फिर आए राजराज प्रथम, 985 to 1014 एडी। इनका नाम तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, खासकर तंजौर के उस विशाल मंदिर के लिए। बिल्कुल, राजराज प्रथम एक महान शासक थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी पर बहुत ध्यान दिया, चेरों को हराया, मदुरई पर कब्जा किया, यहां तक कि मालदीव। मालदीव? सच में? हाँ, मालदीव व श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों पर भी विजय प्राप्त की। और जाहिर है, तंजौर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर है वो उन्हीं की देन है। आर्किटेक्चर का कमाल है वो। और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, 1014 से 1044 एडी। उन्हें तो दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। हाँ, ये उपाधि उन्हें दी जाती है और काफी हद तक सही भी है। राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य को उसके शिखर पर पहुंचाया। सोचिए, उन्होंने पूरी श्रीलंका को जीत लिया। पूरी श्रीलंका? राजराज ने तो सिर्फ उत्तरी हिस्सा जीता था। हाँ, राजेंद्र ने पूरा जीत लिया। और इससे भी बड़ी बात, उनकी सेनाएं उत्तर भारत में गंगा नदी तक पहुंच गईं। क्या बात करें, दक्षिण से गंगा तक? जी हाँ, बंगाल और बिहार के पाल शासकों को हराया और इसी जीत की याद में उन्होंने उपाधि धारण की गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड चोल मतलब गंगा को जीतने वाला चोल। एग्जैक्टली। और इसी नाम से उन्होंने एक नई राजधानी भी बसाई, गंगईकोंड चोलपुरम। और वहां भी एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, जो तंजौर वाले मंदिर जैसा ही भव्य है। लेकिन जो सबसे खास बात थी, वो थी गांव में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। दो तरह की सभाएं मुख्य थीं, एक उर, जो आम गांव वालों की सभा होती थी, और दूसरी सभा या महासभा। अच्छा, ये सिर्फ ब्राह्मण गांव के लिए थी? हाँ। और हमें ये सब पता कैसे चलता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है तमिलनाडु में उत्तर मेरूर नाम की जगह से मिले शिलालेखों से। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि सभा के सदस्य कैसे चुने जाते थे, लॉटरी सिस्टम से चुनाव होता था, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम था। वाह, ये तो आज के पंचायत सिस्टम जैसा लगता है कुछ। हाँ, कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक बहुत ही विकसित रूप था। अच्छा, और अर्थव्यवस्था कैसी थी? टैक्स वगैरह कैसे लेते थे? इकोनॉमी तो मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। कावेरी डेल्टा तो वैसे भी बहुत उपजाऊ है। हाँ बिल्कुल। भूमि अनुदान कई तरह के होते थे, जैसे ब्रह्मदेय, तो हमने देखा ब्राह्मणों को दी गई जमीन। एक और थी वेलानवगई, ये गैर ब्राह्मण किसानों की जमीन होती थी। वेलानवगई? हाँ। और टैक्स की बात करें तो दो मुख्य टैक्स का जिक्र आता है। एक था वेट्टी। वेट्टी ये कैश में नहीं लिया जाता था, बल्कि एक तरह की जबरन मजदूरी या बेगार थी। लोगों को राजा या अधिकारियों के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। अच्छा, फोर्स्ड लेबर जैसा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा मुख्य टैक्स था कदमई। ये लैंड रेवेन्यू था, मतलब जमीन पर लगने वाला मुख्य कर। कदमई, वेट्टी और कदमई। ठीक है। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे कर थे। चलिए अब आते हैं सबसे शानदार पहलू पर, चोल आर्ट और आर्किटेक्चर, खासकर उनके मंदिर। ये द्रविड़ स्टाइल के शिखर माने जाते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम वाला मंदिर, और एक और है दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। ये तीनों आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तीनों? वाह। चोल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स तो वर्ल्ड फेमस हैं, खासकर नटराज की मूर्तियां।
नटराज। हाँ, नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति। ये मूर्तियां एक खास तकनीक से बनाई जाती थी, जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक कहते हैं। तो मतलब आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ। तो अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें, तो हम्म, हमने देखा कि कैसे मध्यकालीन भारत में एक तरफ उत्तर में कन्नौज जैसी जगहों के लिए सत्ता का संघर्ष चल रहा था, ट्राइकाटाइट स्ट्रगल जिसे कहते हैं, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच, और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में चोल जैसा एक राजवंश उभर रहा था, जिन्होंने न सिर्फ एक बहुत बड़ा और सुशासित साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, खासकर द्रविड़ मंदिर स्टाइल को नई ऊंचाइयों तक ले गए। बिल्कुल सही। और ये राजवंश, ये संघर्ष, ये सब दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रीय शक्तियों, रीजनल पावर्स ने हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास को शेप दिया, उसे गढ़ा। हाँ, उनकी जो प्रशासनिक संरचनाएं थीं, जैसे चोलों का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, जैसे उनके भव्य मंदिर, उनकी कांस्य मूर्तियां, वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, हमें प्रभावित करती हैं।